महेश, जय श्री राम। शक्ति का वंदन है, अभिनंदन है। ज़ूम सभागार में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम करते हैं भगवान उमा महेश का नमन अपनी प्रार्थना के साथ। गिरजा जी, आपसे अनुरोध है कि महेश वंदना लगाइए। माहेश्वरी समाज के गौरव रत्न, अमर बलिदानी, परम श्रद्धेय श्री राम कोठारी, श्री शरद कोठारी व श्री अविनाश माहेश्वरी को शत शत नमन, वंदन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद गिरजा जी। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत स्वयं सिद्धा समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नई दिशा स्त्री और राजनीति में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मंजू जी बांगड़, कोषाध्यक्ष किरण जी लड्डा, संगठन मंत्री ममता जी मोदानी, आदरणीय आशा जी माहेश्वरी, मेरी समस्त अग्रज दीदी लोग, आदरणीय गीता दीदी, लता दीदी, विमला दीदी, शोभा दीदी, सुशीला दीदी, कल्पना दीदी और साथ ही मेरे सभी आंचलिक पदाधिकारीगण, विशेष रूप से ज़ूम सभागार को सुशोभित कर रही संपूर्ण राष्ट्र से पधारी मेरी सभी बहनों, मंगल शक्ति स्वरूपा तीन प्रबुद्ध वक्ता आदरणीय किरण जी बेदी, दीप्ति किरण जी माहेश्वरी एवं छवि सिंह जी राजावत आज हमारे बीच रहेंगे। इससे अधिक गौरव के पल और क्या हो सकते हैं। सभी को
महामंत्री ज्योतिराधिका वंदन नमन अभिवादन। बहनों, जिस तीव्र गति से आज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, अतः जरूरी है हम महिलाओं को उस परिस्थिति के अनुकूल पूर्णतः व्यावहारिक होना होगा। अब केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में भागीदारी देनी होगी। आज हर कदम पर चुनौतियां हैं, किंतु विकास की प्रत्येक धारा से जुड़ना होगा। हमें अनुभव चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, प्रेरणा चाहिए और अपनत्व का साथ, सहयोग व सहारा चाहिए। सच्ची बात कहूं तो उंगली पकड़कर एक बार राह दिखाने वाला चाहिए। इस 21वीं सदी में कैसे हटा सकते हैं आईने पर जमी इस धुंधली परत को, और कैसे हम पारिवारिक और सामाजिक उद्देश्यों के बीच संतुलन बना सकते हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के युग में प्रत्येक महिला को अपने अनुकूल, सार्थक व सुदृढ़ परिणामों से युक्त अपने परिणति पर पहुंचने का मार्गदर्शन चाहिए। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों को, इन्हीं सब बातों को लेकर आज का यह कार्यक्रम नई दिशा आयोजित है। हमारे साथ आज ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जिनकी विशेषताएं आने वाले समय में आपको सभी पता चलेगी, जो अपने अनुभव से और हमारे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमें एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। स्वयं सिद्धा समिति प्रदर्शक गिरजा जी सारडा, प्रभारी निर्मला जी मैल, पांचों सह प्रभारी कांचन जी, पारुल जी, मनीषा जी, राजश्री जी और स्वाति जी, आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन, क्योंकि आपके प्रयास से ही आज का यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करती हूँ और आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मंजू दीदी को आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। दीदी, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद ज्योति जी। कृपा जिनकी हमारे ऊपर माँ शक्ति का वरदान है, कृपा जिनकी हमारे ऊपर माँ शक्ति का वरदान है, गर्व से जीना सिखाया जिसने, हम उस महेश्वर की संतान हैं। गर्व से जीना सिखाया जिसने, हम उस महेश्वर की संतान हैं। महेश्वरी समाज के उत्पत्ति करता देवादिदेव भगवान उमा महेश माँ आदि शक्ति को श्रद्धा पूर्वक वंदन करते हुए आप सभी को सादर जय उमा महेश। राष्ट्रीय महिला संगठन की सभी स्नेही वृंद जनों को, सभी सुधी जनों को नमन, गुणी जनों को प्रणाम और आप सभी को मंजुल अभिव्यक्ति के रूप में सादर जय सिया राम, जय भारत, वंदे मातरम। लावण्य में अप्सरा हूं, कर्तव्य में भार्य हूं, धैर्य में धरा, समर में शौर्य हूं, गर्व से कहती हूं मैं मंगल शक्ति स्वरूपा नारी हूं, मैं आर्या हूं। अंधकार को प्रकाश देने वाली, नवजीवन प्रदान करने वाली, घर परिवार में रहकर भी अपने अस्तित्व का वजूद रखने वाली कर्मठ नारी जब भी रचनात्मक एवं निर्णयात्मक गतिशीलता लाई है, वही इतिहास बन गया है। और आज अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन के इतिहास में भी एक ऐसा ही ऐतिहासिक दिन आया है जब भारतवर्षी नहीं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला शक्ति के आगमन का उल्लास चहुं और छाया है। नई दिशा के रूप में स्वयं सिद्धा समिति की प्रस्तुति, नई दिशा के रूप में स्वयं सिद्धा समिति की प्रस्तुति स्त्री और राजनीति आज संगठन को दे रही नया आयाम है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त नारी शक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू बांगड़ का हृदयग्राही सलाम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू बांगड़ का हृदयग्राही सलाम है। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना ही पड़ता है। और आज ऐसी ही प्रयत्नशील हस्तियों से सुशोभित है हमारा वर्चुअल मंच। पैनलिस्ट के रूप में जिनकी उपस्थिति कार्यक्रम को चार चांद लगा रही है, हमारे महेश्वरी समाज की गौरव श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, जग माता तत्संतति चरितार्थ करती हमारी अपनी स्मृति शेष श्रीमती किरण जी महेश्वरी की सुपुत्री दीप्ति जी भारत में राजस्थान विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधानसभा सदस्य है। महिला सशक्तिकरण
और सेवा की छवि स्वरूपा भारत की सबसे यंगेस्ट MBA सरपंच छवि सिंह राजावत, यथा नाम तथा गुण को सार्थक करने वाली सफलताओं के प्रकाश की किरण बिखेरती भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम महिला अफसर, वर्तमान में हरियाणा पंजाब की गवर्नर महामहिम डॉक्टर किरण बेदी जी, जिनका आगमन भी शीघ्र ही होने वाला है। आप सभी का स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। आप सभी के अभिनंदन में यही कहूंगी कि करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं। वही रचते हैं इतिहास जो लक्ष्य से नहीं घबराते हैं। कहते हैं ना, यदि सोच उच्च हो, कार्यों में कर्मठता हो, तो कठिन से कठिन पगडंडियों में भी जीत की राह बन जाती है। आज हमारी अतिथि महिला बहनें महिला शक्ति की अद्वितीय मिसाल है। समर्पण जिनका आगाज है, जनून जिनकी प्रेरणा है, साहस जिनका अदम्य है, तेज जिनका अतुलनीय है, समाज के लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। हम सभी उपकृत हैं, हर्षित हैं, पुलकित हैं, गौरवान्वित हैं इस जूम सभागार में आपसे मिलने का, आपके विचार सुनने का, आपके प्रेरणास्पद राजनीतिक मार्गदर्शन का सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे भारतवर्ष व नेपाल की समस्त महिला शक्ति, मातृशक्ति लाभान्वित होगी। बधाई की पात्र है विशेष रूप से हमारी स्वयं सिद्धा समिति की प्रदर्शक, नेपालवासी पूर्वांचल उपाध्यक्ष श्रीमती गिरजा जी सारा, राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती निर्मला जी मल, समस्त आंचलिक सह प्रभारी उत्तरांचल से राष्ट्रीय जी मोहता, पश्चिमांचल से कांचन जी राठी, मध्यांचल से मनीषा जी लड्ढा, पूर्वांचल से पारुल जी साबू तथा दक्षिणांचल से स्वाति जी काबरा, जिनके अभिनव प्रयासों ने राष्ट्रीय संगठन की इस पहल को साकार कर नई दिशा प्रदान की है। कहते हैं ना, दृढ़ संकल्पों के प्रयास ही सदा सफल होते हैं और बातों से कभी नहीं खड़े रेत के महल होते हैं। कलाकार पाषाण में भी सिरस देता है चमत्कार, कलाकार पाषाण में भी सिरस देता है चमत्कार, अपने दम पर ही तो अपनी जय के पल होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सृष्टि की जननी, प्रेम रूप धारणी, शक्ति सहारणी, सबल कार्यकारिणी, अखंड सहनशीलता, आज का युग तेरा है गर्विता, आज का युग तेरा है गर्विता। जी हाँ, इन पंक्तियों में वर्तमान नारी के व्यक्तित्व की, उनकी अद्वितीय प्रतिभा की, उनके कार्य कौशल की एक उत्कृष्ट झलक परिलक्षित हो रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमारी बेटियां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही है। यह वर्तमान का यथार्थ भी है और आने वाले सुखद भविष्य की नई तस्वीर भी, जिसकी एक झलक अभी 75वें गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर निकली परेड में पहली बार तीनों सेनाओं महिला सैनिकों के दल ने भागीदारी की, यह भी उल्लेखनीय है। जब कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की ओर से अपने सामर्थ्य का परिचय दिया जा रहा था, तब सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी परेड की सलामी ले रही थी। निस्संदेह अब प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति अपना परचम फहरा रही है और शासन प्रशासन के साथ उद्योग, व्यापार जगत में, खेल कूद में, तकनीक एवं विज्ञान में सर्वत्र नारी के पदचाप गूंज रहे हैं। वस्तुतः नारी समाज की वह शक्ति है जिस पर संपूर्ण समाज का विकास टिका है। इसलिए किसी भी समाज की सभ्यता की कसौटी उस समाज में प्राप्त महिलाओं का दर्जा है। जिस समाज की महिलाएं जितनी अधिक अधिकार संपन्न होंगी, सम्मानित होंगी, उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी उद्देश्य के प्रतिसाद स्वरूप आज का यह आयोजन है। भारतीय लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम नेविगेट योर वर्कशॉप आया, स्पेस आया स्क्रीन पे। अतः राजनीति में
भी महिलाओं की भागीदारी, इससे संबंधित जानकारी आज समय की मांग है। आज की यह चर्चा परिचर्चा अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सार्थक सिद्ध हो और आप सभी इससे लाभान्वित हो। बस इसी मंजुल आकांक्षा के साथ आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। उड़ने को हम बेताब हैं, पंखों को नई दिशा दो। उड़ने को हम बेताब हैं, पंखों को नई दिशा दो। फलक को सितारों से भर देंगे, फलक को सितारों से भर देंगे। बस एक बार हमें अपनी मंजिल दिखा दो, बस एक बार हमें अपनी मंजिल दिखा दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय उमा महेश, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू दीदी। प्रोत्साहन स्वरूप आपका यह उद्बोधन हम सभी को बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ प्रेरणा देकर जाता है। हमेशा की तरह आपका उद्बोधन सभी के दिल को छू गया है। चलिए अब आगे के कार्यक्रम के संचालन हेतु मैं यह मंच सौंपना चाहूंगी उन्हें जिन्होंने हमारी कल्पना को आकार देकर साकार किया। जी हाँ, समिति प्रबंधक गिरिजा जी सारडा। गिरिजा जी, आप सादर आमंत्रित है इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने। धन्यवाद राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती ज्योति जी राठी। हम लोगों के बीच छवि जी और दीप्ति जी दोनों आगमन हो चुका है। दोनों ने महामंत्री जी और अध्यक्ष जी का पूरा उद्बोधन भी सुना है। तो आप दोनों को एक बार फिर से समिति की तरफ से स्वागत। फिल्मों की स्क्रीनिंग में अक्सर वंदन अभिनंदन भी कुछ अलग तरीके से होता है, और यह तो फिर नायिका प्रधान फिल्म है, तो नई दिशा स्त्री और राजनीति में भगवान उमा महेश का वंदन भी हर युग की नायिकाओं को साथ जोड़ते हुए किया गया। भगवान उमा महेश तथा हमारे शहीदों को नमन। आज के जूम प्रेक्षागृह में आप सभी नारी शक्ति को नमन, वंदन, अभिनंदन। अंतरराष्ट्रीय महिला शक्ति के वंदन का मास हो और महिला अधिकार समिति, जिसका नाम ही स्वयं सिद्धा है, वह स्वयं को सिद्ध करती महिलाओं का वंदन भी ना करे, ऐसा कहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं। शक्ति का वंदन मैं कुछ इन पंक्तियों से करना चाहूंगी। अब पूरी है जिम्मेदारी और आधी है आबादी, फिर भी 1/3 क्यों है भागीदारी? महिला शक्ति भी सीमित, सशक्तिकरण भी सीमित। जब दायित्व है असीमित, तब क्यों है अधिकार दमित? अब नई दुनिया में आज हो अधिकारों का आगाज, मिले बराबरी को आवाज, ये समानताएं चढ़े परवाज। सूरज तो निकला ही है, सूरज तो निकला ही है, अब बहुत से चांद निकलेंगे। ध्यान दीजिएगा बहनों, सूरज तो निकला ही है, अब बहुत से चांद निकलेंगे। सत्ता, संसद, संस्था, शासन को शीतल शुचिता देंगे। नहीं चाहत में सत्ता सुख, ना जिम्मेदारियों से है विमुख। नहीं चाहत में है सत्ता सुख, ना जिम्मेदारियों से है विमुख। हम चाहें सत्ता से सब ही शुभ, सब ही शुभ। नारी वेश परिवेश ही चंदन, सत्ता का विष करने भंजन। करे जो नारी शक्ति वंदन, ऐसी पहल को अभिनंदन, अभिनंदन। चलिए आपको अब मिलवाती हूं प से। आप कहेंगे ये कौन से प की बात कर रही है? पैसा, पुरुष, पॉलिटिक्स, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सब हम लोगों को एक और प की तरफ ले जाते हैं, जो कि है पावर। इन विषयों के स्त्रियों पे प्रभाव के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समाज में नारी की स्थिति है क्या, उसकी भूमिका को महत्व कितना दिया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में नारी को अक्सर परंपरागत रोल्स में ही सीमित रखा जाता है और उनको इंपॉर्टेंट डिसीजंस में और महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता। परिणाम, नारी को समाज में उन्नति के इक्वल अवसर या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। उसके विचारों के योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं ये बहुत समय से कहती आ रही हूं, आज एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि अगर पैसा कमाने वालों को जितनी इज्जत दी गई
उतनी ही इज्जत घर और परिवार संभालने वालों को यानी हम महिलाओं के पारिवारिक योगदान को दी जाती, बराबर का महत्व दिया जाता, तो शायद नारी को अपनी सो कॉल्ड कार्यक्षेत्र से बाहर आकर अपना पोटेंशियल दिखाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यही डबल स्टैंडर्ड या दोहरी मानसिकता आज के इस विषय की जन्मदाता है। महिला सशक्तिकरण की जब भी बात हुई तो पहले सशक्तिकरण माना गया विद्यार्जन को, कि विद्या ग्रहण की जाए, फिर बारी आई करियर की। उस पर भी तंज है कि अक्सर महिलाओं को करियर चुनते वक्त ये सलाह दी जाती है कि उसके काम में कोई इमरजेंसीज नहीं हो, ताकि वो पारिवारिक योगदान जो उसका है उसमें कमी ना आ सके। घर और बाहर दोनों के कार्यों को उतनी ही सक्षमता से करे जितना कोई एक हाउसवाइफ कर सकती है, मतलब सीधा है डबल टाइमिंग करे। और जब पॉलिटिक्स यानी राजनीति की बात आए तो ये विकल्प एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। पुरुषों की तुलना में नारी को राजनीतिक पदों तक पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके अलावा राजनीतिक परिस्थितियों में नारी के द्वारा उठाए गए मुद्दे और उनकी आवाज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। संवेदनशीलता जो ऐसे तो उसकी ताकत है, उसको कमी या कमजोरी करार दिया जाता है। आजकल एक नया गेम शुरू हुआ है जो कि आरक्षण के नाम पे खेला जाता है। महिला प्रत्याशी अक्सर अपने परिवार के किसी पुरुष की डम्मी या मोहरे के रूप में होती है। इन सब प्रश्नों का निराकरण करने और ये साबित करने कि राजनीति और महिलाएं दो पैरेलल लाइंस नहीं है, दो समानांतर रेखाएं नहीं है, बल्कि एक नया उन्नतशील विकल्प हो सकता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे आज के तीनों वक्ता। एक आधुनिक, शिक्षित, विकसित और उन्नत भारत की नारी का उदाहरण, जिन्होंने ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी रखा है। आइए दूर करते हैं हर उस दुविधा को जो हमारे मन में उस वक्त आती है जब हम खुद के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए या बहुओं के लिए राजनीति को कैरियर बनाने के वक्त सोचते हैं। कैसे? हमारी कार्यक्रम की इन्हीं नायिकाओं के निजी अनुभवों के माध्यम से। सबसे पहले मिलते हैं भारत की सबसे कम उम्र की पहली एमबीए सरपंच से। पहली एमबीए महिला सरपंच कहना चाहती हूं और उनका परिचय करने के लिए आपके सामने बुलाऊंगी मध्यांचल समिति सह प्रभारी श्रीमती मनीषा जी लड्ढा को। मनीषा जी आइए और हम आपके मुख से परिचय सुने। जय उमा महेश, राम राम। आज हमारे बीच उपस्थित है छवि जी। छवि जी, आपकी किस किस छवि का वर्णन करूं? नारी तेरे रूप अनेक कहावत को सही चरितार्थ करने वाली सबसे कम उम्र की एमबीए सरपंच छवि जी राजावत। आपका जन्म 1980 में हुआ। अपने दादाजी से राजनीतिक गुण पैतृक तौर पर मिला। आप गांव में सेवा करना चाहती हैं। जरूरी नहीं कि हम शहरों में पढ़कर शहर का जीवन अपनाएं। यह भी हो सकता है कि शहर की जिंदगी एवं सुविधाओं को हम गांव तक लेकर आए। अगर हर गांव में शहर सी सुविधाएं हो जाएगी तो हमारी युवा पीढ़ी गांव की मिट्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आपको राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी एवं रामनाथ कोविंद जी द्वारा विकास कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है वाटर हार्वेस्टिंग, रोजगार गारंटी योजना, वृक्षारोपण, सूखाग्रस्त इलाकों में तालाब खुदवाना, महिलाओं को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बेहतर बनाकर लोगों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ग्रामीण स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करना, भारतीय युवा नेत्री खिताब, यह हमारे लिए गौरव की बात है। अगर हर गांव में एक छवि सरपंच बन जाएगी तो हमारे देश की बेटियां ही इस देश को चलाएगी। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद मनीषा जी। अगला यानी कि
दूसरे पैनलिस्ट का परिचय कराने के लिए अब मैं आमंत्रित करने चलती हूँ आप सबको दीप्ति जी माहेश्वरी की ओर। 2021 में विधानसभा की सबसे कम उम्र की एमएलए दीप्ति जी माहेश्वरी, और उनका परिचय आप सभी से करवाने के लिए आमंत्रित हैं दक्षिणांचल समिति सह प्रभारी श्रीमती स्वाति जी काबरा। स्वाति जी। जय उमा महेश। बन किरण की रोशनी दीप्त हुआ जिनसे समाज, बन प्रेरणा स्तोत्र पधारी जुलूम प्रांगण में दीप्ति जी आज। दीप्ति जी की जन्मभूमि उदयपुर है और कर्मभूमि पूरा राजस्थान। इनका रुझान बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रहा है। भारत विकास परिषद, भारतीय लायंस परिसंघ में ये बहुत छोटी उम्र से कार्यरत रही हैं। पुणे से बीबीए, मुंबई से एमबीए करने के पश्चात इन्होंने उदयपुर से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया है। सन 2021 में आप प्रथम बार राजस्थान से सांसद चुनी गई। 2 वर्ष की अल्प समय में आपने विधानसभा में 300 से अधिक प्रश्न पूछे, अनेक स्पेशल प्रपोजल्स प्रस्तावित किए, 18 बिल्स पर विचार विमर्श करने में सक्रिय भूमिका निभाई। आपकी कार्य अवधि भले ही छोटी हो, पर इसमें आपने अपनी कार्य कुशलता से एक विशेष पहचान बनाई है। शिक्षा, चिकित्सा, योग, सामूहिक विवाह, ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब में आपकी विशेष रुचि है। दीप्ति जी का सामाजिक उत्थान व जागृति के प्रति दृढ़ निश्चय और समर्पण देखकर ये कहा जा सकता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दीप्ति जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपकी स्माइल देख के 1 मिनट के लिए यही लगा कि परिवार की एक बेटी आज फिर से परिवार में आई है। धन्यवाद स्वाति जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। आज के कार्यक्रम में गांव लेवल की पॉलिटिक्स के साथ साथ शहर और देश, तीनों स्तरों की पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हम लोगों के सामने हैं। 2 पैनलिस्ट से आपका परिचय हो चुका है और दोनों हमारे सामने हैं। हम लोगों ने कुछ प्रश्न बहुत सारे ग्रुप्स में भेजे थे और कुछ प्रश्न हमारे पास पैनलिस्ट्स के वीडियो ट्रेलर देखकर आए। आप कहेंगे वीडियो ट्रेलर्स, छवि जी आपको भी और दीप्ति जी आपको भी मैंने शेयर किए थे वो ट्रेलर्स। आपके ट्रेलर्स देखकर लोगों ने के अंदर एक आपके लिए फैन फॉलोइंग हो गई है। आप देख सकते हैं 792 लोग आपको मिलने के लिए आज जुड़े हुए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न मैं आग्रह करूंगी मेरे साथ जुड़ी कंप्यूटर समिति प्रभारी भाग्यश्री जी से कि छवि जी को स्पॉटलाइट पे लाइए ताकि मैं अपना प्रश्न उनसे पूछ सकूं। छवि जी रेडी रहिए, आपके लिए एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। यस, दैट्स लाइक आई लव दिस स्माइल। सो आपके गांव के विकास के लिए पहले आपके दादाजी ने, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आपके गांव के विकास के लिए पहले आपके दादाजी ने सरपंच का पद संभाला और बाद में आप सिटी गर्ल से फिर गांव आकर बसी। गांव के विकास के लिए राजनीति या सोशल वर्क 2 विकल्प हो सकते थे। राजनीति को चुनने के पीछे क्या वजह रही? सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और नमस्कार कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और मुझे खुशी है कि मैं किरण जी और दीप्ति जी के साथ हूँ। थोड़े मेरे यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है, तो पता नहीं आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं या नहीं, पर आशा करती हूँ ठीक से सुन पा रहे हैं। You still look lovely. Well, thank you so बहुत much. अच्छे I दिखाई need दे I रहे need हैं। that more often. कवि जी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं आप। वेलकम। थैंक यू जी। तो मंजू जी, ज्योति जी, गिरिजा जी जिनसे हम संपर्क में रहे हैं, और निर्मला जी एंड पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम सब महिलाएं मिल के बातचीत कर रहे हैं, और आशा करती हूँ हमें एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा।
और जो अपने देश को एक जिस दिशा में जाने की सख्त जरूरत है, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पर चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, हाँ, सबसे ज्यादा भागीदारी मुझे लगता है हम महिलाओं की ही है। अम, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, बट गिरिजा जी कोशिश मैं करूंगी, आई विल स्टिक टू द क्वेश्चन। आपने जो सवाल किया, हाँ, तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, वो एक्चुअली आर्मी में थे, और वो जब चौथी कक्षा में थे मेरे गांव में, उस समय वो गांव में ही पैदा हुए थे, और चौथी कक्षा तक ही स्कूल था। तो चौथी कक्षा कंप्लीट करने के बाद मेरी परदादी ने, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दें, एक अच्छा मौका दें, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को, मेरे दादाजी बड़े थे दोनों बेटों में से, उनको गांव से निकाल के वो ले गए जयपुर, और जयपुर में उनकी परवरिश हुई, वहां पे उनकी पढ़ाई हुई। मेरे दादाजी आर्मी में थे, एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड सोल्जर है, उन्हें महावीर चक्र अवार्ड मिल चुका है, सेवर ऑफ पंजाब कहलाया जाता है। तो चौथी क्लास से वो निकले गांव से, और फिर 1975 में जब वो आर्मी से रिटायर हुए, उसके बाद वो फिर से गांव आए। और इस दौरान बीच में, क्योंकि उनकी पोस्टिंग्स होती थी, वो कभी गांव नहीं आए थे। तो उनका ये कहना है कि जब वो इतने वर्षों बाद गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि चौथी कक्षा में जैसे उन्होंने गांव को छोड़ा था, वो वैसा ही और वैसा ही 1975 में भी था। तो आप समझ सकते हैं कि उनको दुख हुआ, और उस समय पंचायती राज के तहत ज्यादा फंडिंग नहीं होती थी, पर अपने बलबूते पे, और क्योंकि उनका नेटवर्क अच्छा था, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सबको वो जानते थे, तो अपने नेटवर्क की वजह से, और इस साथ में बताना चाहूंगी कि पत्रिका, राजस्थान पत्रिका जिन्होंने शुरू की, कुलिश जी, वो भी हमारे गांव के हैं और मेरे दादाजी के खास मित्र थे, उनसे उम्र में छोटे थे। तो उनका भी सहयोग उन्होंने लिया, और जो भी गांव में विकास हुआ, मेरे ख्याल से 1976 या 77 में मेरे दादाजी सरपंच बने थे, और 15 साल तक वो रहे। उनके और मेरे बीच में मेरे ख्याल से 20-21 वर्ष का गैप रहा है, जिसमें दूसरे परिवार के लोग सरपंच बने। तो देखा जाए तो मैंने मेरे दादाजी से टेक ओवर नहीं लिया है, ना ही ये उद्देश्य रहा है कि एक लेगेसी कंटिन्यू करनी है। पर हाँ, उन्होंने जो भी विकास किया उस समय, वही एक विकास था जो गांव वालों ने देखा। उसके बाद 2010 तक उन्होंने कोई विकास नहीं देखा। तो आपका जो सवाल है कि राज और दिल्ली में मैंने काम किया हुआ है, 2006 में मेरे बॉस जो दिल्ली में थे, वो मुझे वापस जयपुर लेके आए, तो उन्हें कोई लोकल बंदा चाहिए था, और वो खुद राजस्थान से नहीं थे। तो ये मेरी जर्नी रही। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करते हुए, और हमारे परिवार का, मेरे पेरेंट्स का एक छोटा सा होटल होता था, जो इवेंचुअली मैं उसमें भी मदद करती थी। तो उसके तहत भी मैं गांव की सेवा कर सकती थी। पर मुझे ये लगा कि अपने शहरों में भी, अपने देश के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए, जो विचारधारा होनी चाहिए, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं सही तरीके की नहीं है, सही मायने में नहीं है। क्योंकि जो ग्रासरूट्स, यानी कि अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो हकीकत है, उससे सही तरीके से परिचित नहीं है अपने शहरी लोग। और मैं खुद शहर में पली बड़ी हुई हूँ, लेकिन गांव से हमेशा से जुड़ी रही हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है दक्षिण भारत में, तो मेरी जब छुट्टियां होती थी, राजस्थान में स्कूल कभी भी चल रहे होते थे, और शायद इसी वजह से मुझे बिजी रखने के लिए मेरी छुट्टियां अक्सर गांव में बीतती थी, जिसकी वजह से मेरा एक इमोशनल कनेक्ट गांव गांव में, खासकर गांव के जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ रहा। और क्योंकि मैं बचपन से गांव जाती रही हूँ, मैंने ये देखा कि पंचायती राज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि पंचायती राज में फंड्स बहुत हैं, और 1976-77 से लेके अब देखें तो फंड्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, बहुत फंडिंग अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि मेरा गांव और मेरे गांव का क्षेत्र जो है, वो विकास की तरफ नहीं जा रहा था, उल्टा ही चल रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कड़ी टूटी हुई थी। तो निर्णय सरपंच बनने का मेरा खुद का नहीं था, ना मेरे परिवार का था। ये निर्णय था हमारे ग्रामवासियों का, शायद इसलिए क्योंकि उनका एक लगाव मेरे साथ था, गांव के पुरुषों का,
खासकर जो मेरे दादाजी की उम्र के थे, उन्होंने मुझे पैम्पर किया जब मैं छोटी थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि शायद वो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम छवि को सरपंच बनाएंगे, क्योंकि महिला सीट के रिजर्वेशन था 2010 में। मैंने उनकी बात इसलिए मानी क्योंकि 2009 में हमारे यहाँ पे बहुत ही गंभीर अकाल घोषित हो गया था। हमारे पीने तक का पानी नहीं, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो खारा है और खेती के लिए भी उससे अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां होंगी। और साथ में हमारे पशु भी मर रहे थे, क्योंकि 2009 में कुछ पैदावार नहीं हुई। ये एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है और पानी नहीं था, फॉडर नहीं था, पशु के लिए कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमारे पशु भी मर रहे थे। तो ये स्थिति थी, तो इसलिए उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। Coming back to your question, the reason I agreed to take on this role, elected post का role मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं खुद समझना चाहती थी कि वो गैप क्या है। और मुझे ये लगा कि जिस प्रकार का विकास चाहिए है, सिर्फ मेरी गांव नहीं पर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र अपने देश में अगर देखें, तो उसमें सरकार की इंटेंट है, सरकार के पास फंड्स हैं, मशीनरी भी है, लेकिन काफी जगह हैं जहाँ पे गैप्स हैं, जो हम प्राइवेट सेक्टर से, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स और इंडिविजुअल्स की फंडिंग से वो हम भर सकते थे। तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है खुद समझने के लिए, वो जागरूकता फैलाने के लिए, और साथ में सरकार के साथ ही नहीं परंतु प्राइवेट और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर के साथ भी मिलके हम इस दिशा में काम करें। मेरा मेन विजन ये रहा है कि अगर अपन देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद भी हम विकास की बात कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर डेवलप नहीं होते हुए काफी पीछे हट गए थे। और ऑफ कोर्स 2010 इनफैक्ट 2014 के बाद से जो विकास है वो और भी ज्यादा दिखने को मिला है। लेकिन जरूरत है कि आप और हम जैसे लोग मिलके जब काम करेंगे तभी, और सरकार के साथ काम करेंगे तभी वो पूरी तरह से बिल्डिंग द नेशन की जो हम बात करते हैं वो हो सकता है। तो मेरा ये उद्देश्य था कि कैसे, कि मेरी भी एक्सपर्टीज लिमिटेड है, मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है, उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, फाइनेंस में समझती हूँ, पर्सनल मैनेजमेंट में समझती हूँ, इंक्लूसिव हूँ, रिस्पेक्टफुल हूँ, तो फिर लोगों को साथ लेके चलना मुझे अच्छे से आता है। पर मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एजुकेशनिस्ट नहीं थी। तो मुझे लगा कि कैसे हम एक अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं, जो एक्सपर्टीज है, उनको साथ लेके मिलके इन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, भले ही एक गांव से क्यों ना शुरू हो या एक पंचायत से क्यों ना शुरू हो, बट लेट्स टर्न इट अराउंड वन विलेज एट अ टाइम। सो ये मेरा उद्देश्य रहा है और इसी वजह से मैंने ये सरपंची का रोल निभाया। और मुझे खुशी है क्योंकि इतना कुछ मुझे सीखने को मिला है। और एक मेरा सपना था कि कैसे हम जैसे लोगों को और को जोड़े, कैसे उनको मोटिवेट करें। तो मीडिया ने खुद ने बोला कि मेरी कहानी सुन के अलग अलग राज्यों में अनेक लोग, पुरुष और महिलाएं, वापस प्राइवेट सेक्टर में थे या शहरों में थे, विदेश में भी थे, जो वापस अपने घर लौटे हैं, अपने गांव लौटे हैं और विकास के काम में जुड़े हैं। So that is something I'm very proud of. So thank you for the question. Wasn't difficult at all. थैंक यू सो मच एंड दैट वाज अ रियली नाइस आंसर, क्योंकि आपने जो बताया कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स को दोनों को एक साथ जोड़ के, क्योंकि सोशल वर्क हम भी करते हैं, पर जो पावर गवर्नमेंट के साथ जुड़कर काम करने में आती है उससे हम अपने रिसोर्सेज के साथ साथ गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को भी शायद सही डायरेक्शन दे सकते हैं। धन्यवाद छवि जी एक बहुत ही अच्छे उत्तर के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए मैं आग्रह करूंगी हमारी भाग्यश्री जी से कि आप प्लीज दीप्ति जी माहेश्वरी को स्पॉटलाइट पर लाइए। दीप्ति जी, यदि आप मुझे सुन पा रही हैं जी। भाग्यश्री जी गिरिजा जी। हाँ, दीप्ति जी आपको मैं स्पॉटलाइट पर लाई हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत अपने ही परिवार में। दीप्ति जी, आपसे क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मुझे लगा था छवि जी के लिए भी है, पर छवि जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दे दिया और मुझे पता है आप भी उतनी ही सहजता से ये उत्तर दे देंगे। आप महेश्वरी के होने के नाते हमारी कम्युनिटी को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। एक उच्च शिक्षित महिला होने के नाते आपके पास भी करियर के बहुत से विकल्प रहे होंगे।
पर पहले आपकी मॉम ने यानी आपकी माता जी ने और फिर आपने पॉलिटिक्स जैसे अनकन्वेंशनल करियर को चुना। इससे आप लोगों को कई परेशानियां आई होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा करियर नहीं है कि जो बहुत रेगुलरली प्रचलित हो। पारिवारिक सामंजस्य के साथ ये सफर कैसा रहा? बहुत बहुत धन्यवाद गिरिजा जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मंजू गिरिजा बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से मेरी सभी माहेश्वरी समाज की महिला बहनों को करीबन आपने बताया 792 जुड़े हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम से, तो मैं उन सबको भी प्रणाम कहना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। 815 जुड़ चुकी हैं दीप्ति जी, आपका स्वागत। 800 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। जय श्री कृष्ण। और स्वाति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इतना सुंदर सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया। ऑल्दो इसमें छोटे से चेंजेस हैं, सांसद नहीं, मैं विधायक हूँ, राजस्थान की विधानसभा में हूँ। और गिरिजा जी ने जो अभी सब प्रश्न किया मेरे को कि किस तरीके से एक सामंजस्य बिठाकर ये चूज करा कि आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए, तो आई थिंक मोस्टली आप सब बहनें मेरी माता जी से बहुत अच्छे से परिचित भी थे, जुड़े हुए भी थे। आप सब उनको शायद बहुत क्लोजली पहचानते भी थे, क्योंकि वो समाज में भी काफी एक्टिव हमेशा रही हैं। स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी का इसमें पॉलिटिक्स में आना मुझे लगता है ये नीति थी, डेस्टिनी थी। काकोली में हम लोग रहते थे, मेरे फादर यहाँ पे काम करते थे और उन्होंने सेविका समिति से अपना कार्यकाल शुरू किया। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ी तो सबको पोटेंशियल दिखा उसमें, और उन्होंने अपने आप ही पार्टी ने उनको अप्रोच करा कि वे आगे आए और जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की बने। और जिसके पश्चात जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा के पश्चात उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पार्टी में दायित्व निभाए, और फिर पार्टी ने उन्हें मौका दिया और एक राजनीति उनकी 94 में शुरू हुई। एक सभापति के इससे उदयपुर की सभापति बनी और उस पद से उन्होंने अपनी राजनीति का दौर चालू करा। और मेरे को अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि राजनीति मेरा पहला चॉइस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हमने किरण जी को खोया 2020 में कोरोना में, और जिसके पश्चात पार्टी ने मेरे को ये मौका दिया कि मैं उनकी जगह राजसमंद में आकर और विधानसभा का चुनाव लड़ूं। तो डेफिनेटली गिरिजा जी, जो आपका प्रश्न है कि आपने कैसे चूज किया इतना पढ़ने के बाद भी, फर्स्ट चॉइस नहीं थी। लेकिन आज जब यहाँ पर मैं 3 साल से हूँ तो मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि छवि जैसे या कोई भी पढ़ा लिखा, अगर कोई पढ़ी लिखी महिला अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जनता की सेवा और एक डेडिकेशन के साथ, जिस तरीके से महिलाओं के लिए ये बहुत नेचुरल आता है, हम लोग नर्चर कर सकते हैं फैमिलीज, तो हम नर्चर कर सकते हैं स्टेट, नर्चर कर सकते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, और लोगों को विश्वास अपने आप जगता है। पारिवारिक सामंजस्य की आपने बात करी, तो मैं ये कहूंगी सबसे पहले प्रश्न महिलाओं से नहीं पुरुषों से पूछा जाना चाहिए। हम लोग बॉर्न मैनेजर्स होते हैं, महिलाओं को मैनेजमेंट सीखना नहीं पड़ता। हम बचपन से ही जानते हैं हमें किस तरीके से हमारे परिवार को संभालते हुए काम करना है। और पारिवारिक सामंजस्य आप किसी भी, भली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करें या पॉलिटिक्स में काम करें, कहीं भी करें, तो वो एक सामंजस्य अपने आप ही बिठाना पड़ता है। और हम उसको बिना सोचे, या वो हमारे एक उसमें भी नहीं, नोट में भी नहीं आता है। बच्चों को स्कूल भेजना है तो भेजना है, एग्जाम्स देखने हैं तो देखने हैं, पॉलिटिक्स में कहीं अगर पब्लिक मीटिंग में जाना है तो जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपकी कोई डेडलाइंस हैं जिसको आपको मीट करनी है, कोई प्रेजेंटेशन है तो आपको करनी है, तो उसमें कोई सामंजस्य की बात ही नहीं है। पुरुषों से पूछा जाना चाहिए कि वो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, उनसे ये क्वेश्चन ज्यादा एप्ट है। और रही बात पॉलिटिक्स में आने की, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें एज ए समाज, और मैं ये माहेश्वरी समाज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर कहती हूँ कि हम लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए थोड़ा मोटिवेट प्रेरित जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी कमी है अच्छे परिवार से, अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से बच्चे आए आगे और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, ऑटोमेटिकली समाज का उत्थान होता है। और महिलाएं स्पेशली अगर
कोई भी सिर्फ ये सेइंग नहीं, टू एजुकेट वन गर्ल यू एजुकेट द एंटायर फैमिली। सेम वेज अगर एक बच्ची या एक महिला अगर पॉलिटिक्स में आती है, सिविल सर्विसेज में आती है, गवर्नमेंट की कोई भी उसमें आती है, तो ऑटोमेटिकली फैमिली में वो ऑप्शंस खुलते हैं कि वे और उस परिवार के सदस्य उसमें ज्वाइन कर सके। हमारे यहाँ पर अगर हम महेश्वरी समाज में देखें तो हम लोग लॉयर्स, सीएज और इंजीनियर्स बहुत सारे हमें हमारे समाज में मिल जाते हैं, डॉक्टर्स बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी किसी ने ये सोचा नहीं कि नहीं हमें जाना चाहिए। इसको एज अ करियर ऑप्शन के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि हम अगर इसमें आते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो हम कभी भी ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि अरे यार सरकार में ये हो रहा है। हम ब्लेम तब कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, पर जब आप सिस्टम में आओगे तो आपको ये सिस्टम बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और आप उसमें क्या डिफरेंसेस ला सकते हो वो आपको पावर भी मिलेगा। छवि ने बहुत बढ़िया तरीके से बताई, जैसे उसके दादाजी की बात की 1975 तक भी वे हमेशा छवि उनके दादाजी ने देखा कि किस तरीके से गांव का विकास नहीं हुआ है। मैं भी आपको ये कहूंगी कि इनफैक्ट मैं तो जब राजसमंद में आई तो आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माय मदर। मुझे ऐसा लगा कि किरण जी ने जब हम दूसरे गांव देखते हैं और हम राजसमंद के गांव या उनकी सड़कें देखते हैं तो मुझे लगता है उन्होंने काफी कुछ बहुत अच्छा किया है कि आज जो नेटवर्क है रोड्स का गांव के वाइज वो बहुत बेटर है देन किसी भी आसपास की जगह पे। तो मुझे लगता है डिफरेंस तो आप जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक नहीं ला सकते, और सिस्टम में आना जरूरी है। डिफिकल्ट होता है और डिफिकल्ट पॉलिटिक्स उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड डिफिकल्ट है। तो हर और पॉलिटिक्स हर जगह है, ये आपको देखना है कि आपको उसको किस तरीके से लेना है, आपके परिवार का सपोर्ट आपके पास कितना है। यही कहूंगी। और मैं तो आप सबको भी कहूंगी कि सब महिलाएं हैं, मैं अगर आज यहाँ पर हूँ जिस जगह पर मैं पहुंच पाई हूँ तो किरण जी ने हमें ग्रूम करा पॉलिटिक्स के लिए नहीं पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और मेरी सासू माँ ने या मेरे इन लॉज ने और मेरे फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उतना फ्रीडम दिया कि मैं आज राजसमंद में आकर और यहाँ पर सबकी सेवा कर सकूं। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कि हाँ पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, पॉलिटिक्स तो घर में भी होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अगर हम सिस्टम में घुसेंगे ही नहीं तो हम सिस्टम को बदलने की बड़ी बड़ी बातें कैसे कर पाएंगे। अगला प्रश्न एक बार फिर से छवि जी की तरफ, क्योंकि कांचन जी राठी जो कि हमारी पश्चिमांचल समिति सह प्रभारी हैं, उनका मेरे पास एक प्रश्न आया है। एक सेकेंड, मैं आई एम सॉरी, यस, कांचन जी को अगर स्पॉटलाइट पे दे सकें भाग्यश्री जी। कांचन जी का एक प्रश्न था छवि जी से, तो मुझे लगता है क्यों ना कांचन जी खुद पूछ ले। कांचन जी हमारी पश्चिमांचल सह प्रभारी हैं। कांचन जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। नमस्ते। यस महेश। छवि जी, जैसे गांव महिलाएं इतनी संवेदनशील होती है तो ये क्या राजनीति में सहायक है या बाधक है उनका संवेदनशीलता रहना? सच अ नाइस क्वेश्चन कांचन जी, इट कुड हैव कम ओनली फ्रॉम यू। अब बताइए ये डिफिकल्ट है या नहीं छवि जी? आपने सही बोला, सही सही व्यक्ति से ये आ रहा है, क्योंकि आपके चेहरे पे और मुस्कान पे लग रहा है कि आप में कितनी संवेदनशीलता होगी। सो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। देखिए, मुझे लगता है कि हम महिलाओं के लिए ही नहीं, सबके लिए अगर संवेदनशीलता हो तो ही आप मेरा आई विल टेक अ स्टेप बैक। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर हम सबके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है। संवेदनशीलता, एम्पथी, ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सोसाइटी में एक नैरेटिव है, उसमें किसी वजह से ये नम्रता जो है उसको लोग समझते हैं कि ये वीकनेस है, लेकिन ये वीकनेस नहीं है। ये अपने आप से, जैसे दीप्ति जी ने भी बोला, आई थिंक हम में इनबॉर्न है, हम महिलाओं में, और इससे अगर हम नर्चर करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक कैरेक्टरिस्टिक है
जो आपको लीडरशिप रोल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक लीडर बना सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे, ये मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है और मेरा खुद का ये मानना है कि जैसे एक पेरेंट होता है, या चाहे वो माँ हो या पिता हो, जिस तरह से हम अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, आपको कोई सिखा के नहीं भेजता, आपको बच्चे भी सिखाते हैं और आप खुद भी सीखते हैं समय के साथ साथ कि अपने बच्चे के लिए क्या सही चीज है और उसकी कैसे परवरिश करनी चाहिए है। और अपने आप में हर माँ हर पिता जो समय दे पाते हैं अपने बच्चों को, वो बहुत ही बढ़िया परवरिश अपने बच्चों को देते हैं, जिसके लिए लड़ाइयाँ भी अक्सर लड़नी पड़ती हैं। अपने ही घर में जो सिस्टम है, खासकर अगर नॉर्थ रीजन में हम देखें तो उसमें कई चीजें हैं जो सोच की वजह से, सोसाइटल सोच की वजह से या प्रेशर की वजह से उसको नेविगेट करना होता है। और मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से एक माँ करती है अपने बच्चों के लिए, वो शक्ति संवेदनशीलता के साथ साथ जो सामने दिखता है, वो चीज उसी मायने में एक लीडरशिप रोल में अगर आप आजमाएं तो वो उतना ही अहम है, उतनी ही अहम भूमिका के रूप में वो दिखता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमें नर्चर करने की जरूरत है, ये वीकनेस नहीं है। साथ साथ हाँ, एक चीज जो शायद हमारी सोसाइटी और कल्चर हमें नहीं सिखाता है, खासकर महिलाओं को, बच्चियों को, वो है सेटिंग बाउंड्रीज, एक सीमाएं बनाना और उसको निभाना। सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, ये आपके खुद के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। और जब आप वो सीमाएं अपने लोगों के सामने, जरूरी नहीं है बोल के करें आप, पर वो आप अपने बिहेवियर से, आप जिस प्रकार से बात करते हैं, वो दूसरे को समझ में आ जाता है कि देयर इज अ बाउंड्री दैट इज सेट, एंड व्हेन दे रिकॉग्नाइज दैट, वो आपका उतना आदर रखेंगे और आपको कमजोर नहीं समझेंगे, और आपकी वो संवेदनशीलता को वो शक्ति के रूप में जो दिखना चाहिए है, उसका वो आदर करेंगे। और ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को जो मन में आया करने दें। अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो हाँ, वो शक्ति का रूप आगे दिखाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक अग्रेसिव रूप में, या एक जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि लीडरशिप में महिला आ जाती है तो पुरुष बन जाती है। ये मेरा मानना नहीं है। अगर आप दीप्ति जी को भी देख लें, जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, जिस तरीके जो मैंने सुना उनकी लीडरशिप के बारे में, वो भी वो संवेदनशीलता सामने प्रकट करती हैं। एंड आई थिंक इट इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल टूल। और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, ये हमारे पुरुषों, ये लड़कों को अगर वो सिखाया जाए कि वल्नरेबिलिटी इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2010 में जब मैं पहली बार सरपंच हुई, तो उदाहरण के तौर में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। 2010 में जब मैं सरपंच बनी थी, मैंने बताया आपको, अकाल बहुत ही गंभीर था और अनफॉर्चुनेटली स्टेट लेवल ही नहीं परंतु सेंटर से भी हमारे पीने के पानी के लिए जो फंडिंग की जरूरत थी वो उपलब्ध नहीं थी। फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर को टैप किया, ये सोचते हुए कि भाई काफी ऐसी एफएमसीजी कंपनियां हैं या टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं जो सर्विसेज इत्यादि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, तो शायद वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग के तहत हमारी मदद करेंगे। लेकिन शुरुआती स्तर पे उनका भी कोई सहयोग नहीं मिला, क्योंकि उनका ये कहना था कि आपका गांव हमारे प्लांट या ऑफिस के पास में नहीं है, इसलिए हम आपको सहयोग नहीं दे सकते हैं। 4 साल लगे, इवेंचुअली सहयोग मिला, लेकिन शुरुआती स्तर पे वो मुझे नहीं मिला। और मुझे यही डर था कि अगर हमारी पहली बारिश 2010 की, मैं इलेक्ट हुई हूँ फरवरी 2010 में, और आपको पता है जून जुलाई में बारिश आती है, तब तक मैं कोई फंड्स बाहर से नहीं लेके आ पाई। और फिर मैंने ये चीज मेरे गांव वासियों के सामने रखी कि क्षमा चाहती हूँ, मैंने खूब कोशिश की, और वो देखते थे कि मैं खूब भागदौड़ करती थी, दिल्ली भी जाती, दूसरे अलग अलग शहरों में जाती, जयपुर में आए दिन में, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, बिजनेसमैन हो, उनसे भी मिलती थी, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। अंत में मुझे सहयोग मिला तो मेरे परिवार से, जो कि ऑफ कोर्स आना ही था। और मेरे पिताजी ने देखा कि कैसे मैं विचलित हो रही थी और थोड़ी सी निराश भी हो रही थी, क्योंकि फरवरी से लेके मई तक मई खत्म होने को आ रहा था और 1 रुपया कहीं से नहीं मिला। तो मेरे पिताजी ने कहा कि निराश मत हो, आपको जो करना है वो आप करते रहो, अपना फोकस रखो,
और मेरे पास जो भी थोड़ी सी संपत्ति है, कोई बिजनेस टाइकून नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि जितनी भी संपत्ति है, अगर मुझे बेचना भी पड़े, मैं आपको वो सहयोग जो आपको जिसकी जरूरत है वो मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। और फिर मैंने सोचा कि फिर थोड़ा मैंने नैरेटिव अपने दिमाग में बदला और सोचा कि मैं सिर्फ मेरे पिताजी और माताजी और हमारे छोटे से बिजनेस को पे निर्भर नहीं कर सकती। और फिर मैं मेरे खुद के फ्रेंड्स और मेरे पिताजी के फ्रेंड्स जो हैं उनसे मैंने संपर्क किया, और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 4 दिन में इसी नेटवर्क के तहत मैंने 20 लाख रुपए इकट्ठे किए। उसी दौरान मेरा एक इंटरव्यू ऑल इंडिया रेडियो पे चला, और एक यंग एंटरप्रेन्योर दिल्ली से, उनका नाम है वंदना सिंह, अभी तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, उस समय वो शायद 28 वर्ष की होंगी। उन्होंने टैक्सी में, वो कहीं जा रही थी, उन्होंने सुना और विदाउट डूइंग एनी ड्यू डिलिजेंस उन्होंने 50,000 का चेक हमारे गांव को भेजा। तो ये सब मिला के 4 दिन में 20 लाख हमने इकट्ठे किए, और लकीली पहली बारिश से पहले ही हमने खुदाई, जिसके लिए हमें मशीनरी की जरूरत थी, वो सब की। लेकिन क्योंकि मैंने ग्रामवासी को बोला कि मेरे पास वो सपोर्ट जो मिलना चाहिए नहीं आ पा रहा है, और ये मैंने खुल के बोला, पारदर्शिता के साथ बोला, आप मानेंगे नहीं, पहली बार, और गांव के जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उन्होंने बोला कि, और ये हमने आई थिंक मेरे फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर मैं ऑलरेडी लोगों को बता रही थी, हर वक्त वो पारदर्शिता सामने रखते हुए काम करती थी। पूरा गांव, उनका कहना है कि 1975 के बाद पहली बार पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, और श्रमदान हर घर से, हर ढाणी से, मेरे माता पिता भी आए, हम सब ने फावड़ा गिट्टी उठाई और हमारे तालाब की मैनुअली श्रमदान के तहत खुदाई करने की कोशिश की। तो ये चीज है, अगर आप वल्नरेबिलिटी का, मैं ये उदाहरण के तौर पे आपको समझा रही हूँ, ये बोलना कि मैं भले ही लीडर हूँ लेकिन मैं साथ में इंसान भी हूँ। जरूरी नहीं है कि वो एक मैजिक वॉन्ड, जो मैजिक की छड़ी होती है, वो मेरे हाथ में है। सहयोग हमें मिलना चाहिए है, कई बार नहीं मिल पाता है, लेकिन जब आप वो पारदर्शिता के साथ अपने परिवार या अपने समाज को बोलते हैं, वो समाज जरूर जुड़ता है। और इसी कड़ी के साथ मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, उसमें ऐसे कई बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां हमें बाहर से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन ग्रामवासियों के साथ बैठ के उनके अनुभव आइडिएट करके, एक दूसरे की अलग अलग आइडियाज को का मिश्रण करके हम हर चैलेंज का समाधान हम लेके आए हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड वी डेफिनेटली शुड नर्चर इट both in men and women, in boys and girls. That was such a great answer. मतलब जो मुझे बेस्ट लगा कि संवेदनशीलता में भी ताकत है, क्योंकि अगर आप संवेदनशील नहीं होंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप अचीव ही ना कर पाओ। और अब मेरा अगला प्रश्न है, ये मेरा नहीं है, दीप्ति जी पहले से ही मतलब घबरा गई हैं कि ये अटैक, कोई अटैक नहीं है। पारुल जी साबू, हमारी पूर्वांचल सह प्रभारी कोलकाता से, उनका आपसे एक प्रश्न है, क्यों ना पारुल जी के खुद के मुख से सुना जाए। पारुल जी, आप स्पॉटलाइट पे आइए और फटाफट अपना प्रश्न दाग दीजिए। जी, जय श्री कृष्ण दीप्ति जी। चूंकि हम श्रृंखलाबद्ध संगठन से जुड़े हुए हैं, और तो इसीलिए मैं आपका इसमें एक गाइडेंस चाहूंगी कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी टॉप टू बॉटम, हर लेवल पर सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव कैसे संभव है, किस तरह के कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद पारुल जी। जी, थैंक यू सो मच पारुल जी। टॉप टू बॉटम सामाजिक चेंज जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो माइंडसेट में चेंज लाना बहुत जरूरी है, और हम सबको हमारे हिसाब से काम करना बहुत इसमें जरूरी होता है, अपने खुद की तरफ से। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो हमारे इसमें बताती हूँ, एंड आई एम श्योर छवि जी भी इसको फेस करते होंगे। जब कोई महिला, रिजर्वेशन रहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं को लेकर, तो पंचायत में अगर महिला सरपंच आता है तो सरपंच प्रतिनिधि होता है, पंचायत समिति में अगर सदस्य बनती है तो प्रतिनिधि होता है, प्रमुख प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि, ये नाम ऐसे हैं, ये टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जो बहुत हमने नेचुरली सुनी है कि हाँ ठीक है, प्रतिनिधि। इमेजिन
विधायक हैं तो विधायक प्रतिनिधि, छवि जी अगर नहीं एक्टिव होते और उनकी जगह कोई प्रतिनिधि होते, तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा हमें नीचे से लेकर, कि अगर किसी को ये मौका मिला है, अगर महिलाओं को ये मौका मिला है कि वे प्रतिनिधित्व कर सकें, वो लीडर बन सके या वो अपने गांव को चला सके, तो कहीं ना कहीं उनको खुद को ये मौका हाथ में लेना पड़ेगा। दूसरी बात, ये हम सबको क्वेश्चन करना छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं चेंजेस। आप ये बताओ मुझे कि लास्ट आप लोगों ने किस पुरुष को या किस आपके हस्बैंड को या आपके बेटे को या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको ये पूछा होगा क्वेश्चन कि अरे आप अपने बेटे को कैसे मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, परिवार की चीजें कैसे मैनेज करते हैं, आप तो मल्टी मिलियनर बन गए, आपके पास इतनी पावर आ गई। और लास्ट आपने खुद ने ये कितनी महिलाओं को पूछा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता था जब मैं राजनीति में आई, तो मुझे सबसे पहला कि अरे आपका बेटा 6 साल का है, अरे आपका बेटा 7 साल का है, फिर आप कैसे मैनेज करते होंगे, कैसे छोड़कर जाते होंगे। तो मैं तब उनसे यही पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड एक एक हफ्ते एक एक महीने के लिए अब्रॉड जाते हैं अपने बिजनेस को के लिए, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि कैसे मैनेज करते हैं अगर आप इतना अच्छा बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि माइंडसेट हम सबको मिलकर चेंज करना पड़ेगा। टॉप टू बॉटम अगर हम बात करते हैं कि हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव रहना है या हम कहीं भी, जैसे आज महेश्वरी समाज में आप लोग सब एक्टिव हैं, मैं राजनीति में आने से पहले के एनजीओ में जुड़ी हुई थी, उसमें बहुत एक्टिव थी। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं और अगर हम उन क्वेश्चंस को राइट फ्रेम ऑफ उसमें पूछना चालू करें तो अपने आप माइंडसेट चेंज होता है। हम सिर्फ बोलने के लिए कि नहीं हमारी बहू हमारी बेटी है, अगर हम एक्शन में मानने चालू कर दें और जितने जितने हमने फ्रीडम अपनी बेटी को दिए कि नहीं वो पढ़े, वो बाहर जाके काम करे, वो अपने करियर में बहुत अच्छा करे और उसको पूरा फैमिली का सपोर्ट मिले, तो हमें सबसे पहले वो सपोर्ट खुद देना चालू करना चाहिए। खुद जब तक वो सपोर्ट नहीं देंगे तब तक हम ये टॉप टू बॉटम आप सामाजिक चेंज जो कह रहे हैं कि किस तरीके से ये माइंडसेट घर से चेंज होता है, ये बाहर सोसाइटी वो ही रिफ्लेक्ट करती है जो हम घर में करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक हम ये क्वेश्चंस चेंज नहीं करेंगे, हम अपने घर में कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक हम आगे जाकर, बहुत बड़ा माइंडसेट है कि पॉलिटिक्स तो अच्छी चीज नहीं होती, फीमेल्स के लिए सेफ नहीं होता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड सेफ नहीं होता, ये पर्टिकुलर जॉब सेफ नहीं होती। हमने महिलाओं के लिए इतनी कम चीजें बांध दी है कि भाई ये सेफ नहीं होता। हम ऑटोमेटिकली मानते हैं कि अगर फाइनेंसेस की बात आए तो महिलाएं कमजोर ही होगी। क्यों होगी? बेस्ट ऑफ द महिला इंदिरा नूई इज सच अ बिग एग्जांपल, जिसने पेप्सिको का इतना बड़ा मतलब हेड किया था और एक ऐसे टाइम पर हेड किया था जब महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती थी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं हमें जो चेंजेस हैं वो हमारे क्वेश्चंस में लाने पड़ेंगे, हमारी सोच में लाने पड़ेंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एक परिवार की दोनों जनों से होती है। अगर आपको कोई पद मिला है, आपको कोई काम मिला है, तो आप खुद चल के भले ही डरेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी और अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी। आप सबको मैंने शेयर करा कि किस तरीके से मेरा पॉलिटिक्स में आना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। मैं इट वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस, बट नाउ दैट आई एम हियर टुडे एंड सेकेंड टाइम अगर मैं जीती हूँ, तो उसका कारण ये है कि डे 1 से जिस दिन से मैं आई उस दिन से मैंने खुद ने सीखने की कोशिश करी। शायद मुझे भी नहीं पता था कि पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में काम कैसे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन होते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट होता है। लेकिन बैठकर एक स्टूडेंट की तरह, मे बी इट वाज माय नर्सरी, मैंने जैसे ABCD सीखते हैं वैसे मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल सीखना चालू करा। तो कहीं ना कहीं हमें खुद ये ओनस लेना पड़ेगा, हमें खुद डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। जब हम डिपेंडेंसी कम करेंगे और हम ये सोचेंगे कि नहीं आप हमें सिखाओ, तब हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे और तब हम ऑटोमेटिकली इस क्लीशे को, जो ये आप सामाजिक चेंज बोल रहे हैं, उस चेंज को लाने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता पाएंगे। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। मैं आपके इस जवाब से पूर्णतया सहमत हूं कि सबसे पहले हमें अपने प्रश्न बदलने होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम महिलाओं से पूछते हैं, शायद अगर सेम क्वेश्चंस पूछने हो तो हम पुरुषों से नहीं पूछेंगे। अब बारी है डॉक्टर किरण बेदी की। गांव की राजनीति समझी और शहरों की भी। अब बारी है देश विदेश की राजनीति के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी समझने की। इसके लिए मैं आग्रह करूंगी उत्तरांचल सह प्रभारी श्रीमती राजश्री मोहता से कि वह परिचय कराएं हमारे देश की प्रथम महिला पुलिस ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी से। किरण जी, स्वागत है आपका इस जूम सभागार में। और
राजश्री जी, आपसे आग्रह है कि एक सुंदर सा परिचय किरण जी का। जय उमा महेश्वरी। हो चाहे शिक्षा या फिर खेल, जो परचम बुलंद कर दे, हो चाहे देश या फिर विदेश, जो पुरस्कारों से घर को भर दे, जो अपनी निडरता भरे शासन को हूबहू पन्नों पर आंक दे, जो तोड़ आसमां के सितारों को अपनी वर्दी पे टाक दे। जी हाँ, ऐसी सितारों वाली वर्दी पहनने वाली इंडियन पुलिस सर्विस की पहली ऑफिसर रैंकिंग महिला है डॉक्टर किरण जी बेदी। 60-70 के दशकों में जहां हर क्षेत्र में लड़कों का ही वर्चस्व था, ऐसे समय में किरण जी ने आईआईटी से पीएचडी डॉक्टोरल नेहरू स्कॉलरशिप के साथ पास की। एशियन टेनिस चैंपियनशिप हासिल कर इन्होंने खेल के जगत में देश का नाम रोशन किया। द वीक एवं रीडर्स डाइजेस्ट जैसी प्रख्यात मैगजीन्स के सर्वे में इन्हें मोस्ट ट्रस्टेड एंड एडमायर्ड वुमेन ऑफ इंडिया घोषित किया। किरण बेदी जी पिछले 30 वर्षों से नवज्योति एवं इंडिया विजन फाउंडेशन के माध्यम से जेल एवं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कार्यरत है। यूट्यूब में किरण जी का स्वयं का चैनल है जिसमें स्टोरी टेलिंग, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज बहुत चर्चित हैं। इनके जीवन को प्रेरणा स्रोत मानकर एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर ने यस मैडम सर नाम की बायोपिक इन पर बनाई है। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री तक को पार्किंग टिकट्स पकड़ा देने वाली बेखौफ कर्मठ ऑफिसर किरण बेदी जी ने अपने अनुभव को अनेक पुस्तकों में आंका है, जिनका अनुवाद कई भाषाओं में उपलब्ध है। एशियन नोबेल पीस पुरस्कार यानी कि मैग्सेसे अवार्ड एवं गैलेंट्री अवार्ड के से किरण जी को सम्मानित किया गया है। ऐसी चहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर किरण जी बेदी को स्वागत कर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। जब हौसले हो इतने बुलंद की सफलता थम जाए, ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता। महिला और राजनीति के विषय में वक्ता के रूप में इससे बेहतरीन कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर किरण जी बेदी का इस मंच पर। धन्यवाद। धन्यवाद राजश्री जी, बहुत सुंदर परिचय दिया। सभी पैनलिस्टों के भारी भरकम परिचय के बारे में जानने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे हमने इन सबको आपके साथ मिलने के लिए तैयार किया होगा। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि अपनी फील्ड की इन तीनों दिग्गज नेत्रियों ने इतने हम्बल तरीके से ना सिर्फ मेरे आग्रह को स्वीकार किया, बल्कि होली के दिन डॉक्टर बेदी ने मुझे स्वयं फोन करके यह तक कहा कि गिरिजा जी चिंता नहीं करिए, रिलैक्स हो जाइए और कार्यक्रम बहुत अच्छे से होगा। मतलब मुझे जितना डर लग रहा था उन्होंने 1 मिनट में क्लियर कर दिया। थैंक्स टू ऑल 3 ऑफ यू फॉर बीइंग सो काइंड। कहीं पर पढ़े दोहे की एक लाइन याद आ रही है कि ज्यों ज्यों नर ऊपर उठे त्यों त्यों झुकता माथ। तो चलिए किरण जी की ओर चलते हैं एक प्रश्न के साथ, और यह प्रश्न आया है राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती ज्योति जी राठी के द्वारा। तो क्यों ना खुद ज्योति जी स्वयं ही यह प्रश्न पूछ ले। धन्यवाद गिरिजा जी। नमस्कार आदरणीय किरण जी। मेरा प्रश्न बहुत साधारण है पर उसमें असाधारण बात छुपी है। पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं के कथन को या उनके द्वारा कही गई बातों को कितनी तवज्जो मिलती है? पहले तो सबसे आपका धन्यवाद करती हूँ गिरिजा जी, जो कि मुझे आपने फिर से छवि को मिलाने का ऑनलाइन मौका दिया। मैं छवि की बड़ी फैन हूँ, बड़ी पुरानी फैन हूँ, और आज उसकी शक्ल देख के मुझे अच्छा लगा। फर्क एक ही है कि ऐनक लगा ली इसने। That's really... Thank you so much. And I'm a bigger fan of yours and you know that. I know, Chavi. I think we're good old friends from a distance. तो धन्यवाद आपका गिरिजा जी। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने किस उत्सुकता से और स्नेह और मान से हम लोगों को शामिल किया अपने सारे महेश्वरी समाज में। और मैं आपके एंथुजियाज्म की बड़ी कदर करती हूँ। आप बहुत ज्यादा कमिटेड रहे इस सारे प्रोग्राम को संचालित करने के लिए और हमको शामिल करने के लिए अपने साथ। आपका प्रश्न ज्योति जी
जरा जी। दोबारा जरा सरल हिंदी में बताएंगे? बिल्कुल। पुरुष प्रधान क्षेत्र में हाँ महिलाओं के कथन को या उनके द्वारा कही गई बातों को कितनी तवज्जो यानी कि कितनी अहमियत मिलती है। हाँ ज्योति जी, इसका साधारण ये है मेरी एक्सपीरियंस में कि कौन कह रही है, कौन महिला क्या कह रही है, ये उसकी स्थिति क्या है, वो किस पद से बोल रही है या किस पावर से बोल रही है या किस ऑफिस से बोल रही है या किस स्थिति से बोल रही है या किस घराने से बोल रही है या किस जात से भी बोल रही है, हर एक चीज बड़ा ही अहमियत रखेगा। क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज अभी भी है, पूर्ण पुरुष प्रधान अभी भी। जी। हम तो आ गए, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा ये पुरुष प्रधान रहेगा। ये तो हम धीरे धीरे उसमें दरारें बीच में घुसते जा रहे हैं और फर्क डालते जा रहे हैं। और लेकिन पुरुष उसकी बात सुनता है जिसके उसके मन में उसके लिए एक इज्जत होती है, काबिलियत का डर होता है, ओहदे का डर होता है, उसके पीछे पावर भी है, या उसके पीछे एक नेटवर्क है, या उसके पीछे एक संगठन है, या उसके पीछे एक नंबर है, या उसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट कारण है, या उसके पीछे आर्थिक बात भी है। सो आप याद रखना, कमजोर औरत की नहीं सुनता है, कमजोर औरत की सुनता नहीं है। तो मेरा सीधा प्रश्न ईमानदारी से ये है कि अपना भाव बढ़ाने के लिए किस भाव से आप बात करें। इसलिए मैं कई बार कहती हूं कि आप थाने में, महिलाओं को बोलती हूँ, थाने में शिकायत करनी है ना, शिकायत करनी है तो अकेली मत जाना, साथ में लेके जाना लोगों, अपनी सखियों को साथ ले जाना या अपने फैमिली को लेके जाना, ताकि आप नंबर दिखाएं, आप ताकत दिखाएं। आप अकेली नहीं, जिसको पुरुष देखेगा कि अकेली पड़ गई या अकेली है, उसकी बात नहीं सुनेगा, उसको कमजोर समझेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन संगठन, इसलिए संगठित होना, इकट्ठे होना, जैसा मान लो गांव में महिला मंडल अगर लग जाए काम करने में, महिला मंडल जब आवाज उठाती है तो प्रधान चाहे पुरुष का उसको सुनना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जब एक अकेली से बात करती है और अगर उसके पीछे छवि जैसे ताकत नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, वो बेचारी साधारण घरेलू है, उसकी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए हमको देखना है कि अभी भी पावर स्पीक्स, पोजीशन स्पीक्स, मनी स्पीक्स, यूनिटी स्पीक्स, ये सब करना। इसलिए अभी हमें बहुत कुछ करना है, जबकि पुरुष अलग है। पुरुष की बात तो ऊंची, माउंट एवरेस्ट तक अपनी आवाज पहुंचाता है, इतनी ऊंची आवाज होती है उसकी। तो इसलिए उसको भगवान ने, कुदरत ने पुरुष और महिला को अलग तरीके से बनाया है। जी। आदमी को तो इतना मोटा गला देके बनाया है, इतना मोटा गला जो कि दूर दूर तक बात कर सकता है, उसका गला बैठता ही नहीं है। और औरत अगर वो थोड़ी देर भी रेगुलरली पब्लिक स्पीकिंग करती रहे, उसका गला थक जाता है, उसकी आवाज ही उड़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि भगवान ने हमारे दोनों के गले अलग बनाए हैं। जी। तो इसलिए, लेकिन ये नहीं मतलब है कि हम अपनी आवाज नहीं उठाएं, आवाज उठाएं, लेकिन इस तरीके से आवाज उठाएं कि हमारा गला नहीं बैठे। इसका मतलब हम काबिलियत से उठाएं, एजुकेशन से उठाएं, समझदारी से उठाएं, संगठन से उठाएं, इकट्ठे होके उठाएं, एक ताकतवर से उठाएं, तब उसकी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल। Thank you so much, Dr. Bedi. This was such a wonderful answer. Why I would say so कि मैंने जब ये कार्यक्रम के बारे में सोचा, मुझे सबसे ज्यादा यही लगता था कि ये पेट्रियार्की अभी तो नहीं जाने वाली, बट यस, इस पेट्रियार्की में हम लोगों का जो संगठन है, महिला संगठन, आप देख पा रहे होंगे अभी 750 के लगभग लोग हैं, 800 लोग हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर अगर कोई बात उठाएंगे तो बिल्कुल हमारी बात सुनी जाएगी। और आपने इस बात को स्टैम्प कर दिया है, तो शायद लोगों को संगठन की वैल्यू और ज्यादा अच्छे से पता चलेगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा फिर आपसे ही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। मंजू जी बांगड़ हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, उनका आपसे प्रश्न है। मंजू जी।
धन्यवाद गिरिजा जी। डॉक्टर किरण बेदी जी, जय उमा महेश, नमस्कार। और आज इस अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन के इस वर्चुअल मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो मैं इसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि मतदाता के लिए मतदान करते वक्त प्रत्याशी या पार्टी किसका महत्व अधिक होना चाहिए? किसी भी प्रत्याशी को मत देने से पहले उसमें हमें क्या गुण देखने चाहिए? पार्टी, जब आप मतदान दें तो दोनों की वैल्यू है, व्यक्ति की भी और पार्टी की भी, और पार्टी की पॉलिसीज भी, और पार्टी का परफॉर्मेंस भी अभी तक क्या रहा, उसका नेतृत्व कैसा है, उसने अभी तक जब मतदान लेने आई तो अभी तक पार्टी, क्योंकि इन द एंड इट इज द पार्टी पॉलिसीज होती हैं। पार्टी ही जाके पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जब लेती है तो पॉलिसीज बनाती है हम लोगों के लिए, बजट बनाती है, कानून बनाती है। तो इसलिए व्यक्ति जो है वो पार्टी के अधीन हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का रोल प्ले करता है, क्योंकि व्यक्ति फाइनली आपके साथ उसने सेवा करनी है 5 साल, उसने अब आपके साथ दुख सुख बांटना है, आपको सुविधाएं भी देनी है और आपकी आवाज पहुंचानी है। सो दोनों देख के करिए बात, दोनों। लेकिन फिर भी पार्टी को मत दीजिए। उसका कारण यह है क्योंकि पार्टी संगठित है, पार्टी को आप पार्टी के प्रेसिडेंट को भी पहुंच सकते हैं, मान लीजिए कि, और पार्टी को अपने अगले चुनाव के वोटों की चिंता होती है। वो व्यक्ति अगर गलत हो गया तो व्यक्ति को तो रिजेक्ट कर देगी, लेकिन पार्टी को नुकसान नहीं होने देगी। इसलिए मैंने इन चुनाव में देखा है कि पार्टी इंपॉर्टेंस लेती है। इसलिए देखा है आपने कि हर टाइम वो पार्टी का प्रचार करते हैं, व्यक्ति का नहीं प्रचार करते। ये कहेंगे इसको वोट देना, ये नहीं कहते इस व्यक्ति। अब वो अलग बात है कि आज का माहौल, एक लीडरशिप साफ सुथर के आई है, एक लीडरशिप साफ निकल के आई है, व्यक्ति निकल के आए, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी वो भी व्यक्ति पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि वो भी उतनी देर ही ताकतवर हैं जितनी देर पार्टी ताकतवर है। इसलिए मेरी सजेशन है कि जब आप वोट देने जाएं, आप पार्टी की परफॉर्मेंस भी देखें, पिछली पार्टी का नेतृत्व भी देखें, पार्टी के पॉलिसीज भी देखें, और व्यक्ति भी देखें। व्यक्ति भी अगर टॉलरेबल है, वो मोल्डेबल है, काम करने वाला है या काम करवाया जा सकता है, तो फिर पार्टी चुने। थैंक यू किरण जी। मंजू जी के इस प्रश्न के आंसर जो आपने दिया, इससे एक बार फिर मेरे मन से संगठन की जो महत्ता है वो फिर से मेरे सामने दोबारा आ गई। लेकिन मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया है किरण जी, इफ यू अलाउ मी टू से, कि ये जो चुनावी माहौल है इसमें मतदाता के लिए राजनीतिक जागरूकता की क्या अहमियत है? मीन्स हाउ पॉलिटिकली अवेयर समबडी शुड बी। महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि नाउ women have become the primary majority voters, और हर पॉलिटिकल पार्टी जान गई है कि अगर महिलाओं ने उनके खिलाफ वोट दिया तो वो नहीं सत्ता में आ सकते। और महिलाओं की कुछ जरूरतें कॉमन है, सब कॉमन है, जात पात से उठ के, रीजन से उठ के, कोई चीजें कॉमन है हर महिला की। वो चाहती है कि मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, मुझे सुरक्षा मिले, मुझे सुविधाएं मिले, मुझे पानी बिजली मिले, और मुझे खाना मिले, और प्राइस कंटेन्ड हो, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले, मेरी बेटियों को भी अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हर महिला वो अपनी पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखती है। सो इसलिए मैं समझती हूँ विमेन हैव बिकम अ वेरी मेजर वोट बैंक, और अब विमेन हर लेवल पे बहुत आगे आ गई हैं, और अब समझ गए हैं कि जब तक विमेन की भागीदारी नहीं होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हर महिला काम करने लग जाए तो ये हिंदुस्तान जीडीपी में बहुत आगे निकल जा सकता है।
अभी तो हमारी बहुत स्मॉल परसेंटेज है, जो 20% से भी ज्यादा कम, जो कि इस वक्त जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही महिलाएं, जो काम काज कंट्रीब्यूट करती नेशनल इनकम में। लेकिन अगर मान लीजिए 20% और करने लग जाए तो क्या ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए फास्टर ग्रोथ नहीं होगी? होगी। सो महिलाओं का इस वक्त इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है एज अ वोटर, women as a voter, and women as a voter is one group. Women as a voter is not divided, क्योंकि women की needs common है। हमको लगता है कि वो किसी के पीछे लग जाएगी, लेकिन अब अंदर से उसकी बात एक ही जरूरत है, अंदर की भावना वही है जो एक माँ की भावना होती है, जो एक महिला की होती है, जो एक वाइफ की होती है, या जो एक मदर की होती है, या एक ब्रदर और एक सिस्टर की होती है, या एक सिटीजन की होती है, या सड़क पे चलने वाली औरत होती है जो चाहती है मेरी सुरक्षा। तो मैं ये समझती हूँ कि women have now become a very major role in the development of and the vote in development of this country, in the economy of this country. Can I add something to the question? कि जब आप बता रहे हैं कि वुमन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गई है कि आज के सिस्टम में, तो इज इट द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द वुमन दैट हैज मेड हर सो? ये आर्थिक सशक्तिकरण जो हुआ है महिलाओं का, क्या ये एक बड़ा कारण है इस इम्पोर्टेंस का? वो बिल्कुल है। आर्थिक तो पावर होती है, आर्थिक पावर है। आर्थिक आपको मोबाइल बनाती है, आर्थिक आपको शिक्षित करती है, आर्थिक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आर्थिक आपको कंज्यूमर चॉइसेस देती है। सो आर्थिक आपकी दुनिया बढ़ाती है, क्योंकि आप आर्थिक इंडिपेंडेंट हो गए। सो जितने आप आर्थिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, पावरफुल होते, उतना ही आपका रोल वैल्यूबल होने लगता है, आप उतना कंट्रीब्यूट करने लगते हैं नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में। और दबाव भी डर पड़ता है सरकार पर, गवर्नेंस पर। जब पढ़ी लिखी महिला होती है, वो उसके प्रश्न कुछ और होते हैं, उसका रवैया और होता है। डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम एन एजुकेटेड वुमन देन फ्रॉम अ लेस एजुकेटेड। लेकिन लेस एजुकेटेड किसी से कम नहीं है, उसकी वो अपनी जरूरत बड़ी अच्छी तरह समझती है। लेकिन जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, वो ज्यादा क्वालिफाइड हो जाती है, ज्यादा नॉलेजेबल होती है, बेटर इन्फॉर्म्ड होती है। लेकिन मास मीडिया ने आज सबको खड़ा करा दिया बराबर, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो मन की बात है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो अखबार है। ये अब मास मीडिया काफी सूचित करता जा रहा है सबको, महिलाओं को भी। तो चाहे वो आर्थिक से इतनी सक्षम भी ना भी हो, तो भी वो इन्फॉर्म्ड होती है कि उसके लिए अब अच्छा क्या है, उसके परिवार के लिए अच्छा क्या है। किरण जी, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इम्पोर्टेंट मैं ये कहूंगी कि ये आपके लिए एकदम सटीक बैठता है। इस क्वेश्चन को आपके लिए सटीक इसलिए कहूंगी कि आपने ब्यूरोक्रेसी और साथ साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दोनों का टेस्ट किया है। आपके हिसाब से सामाजिक सुधार का ज्यादा सटीक माध्यम क्या है, ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन? लॉन्ग टर्म रोल ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि स्थायी सरकार चलती है वो नौकरशाही। लेकिन नौकरशाही नौकर जैसे नहीं काम करे, एक जिम्मेवार अफसर जैसे बात काम करे, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि पॉलिसीज को कंटिन्यू करने के लिए आपको सेक्रेटेरिएट चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए। लेकिन पॉलिसी चेंज के लिए पॉलिसी जो लाने वाली है वो है पार्लियामेंट या असेंबली, वो है पॉलिटिशियन। लेकिन वो 5 साल में आते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी वो परमानेंट रहती है, पॉलिसीज परमानेंट रहती है, कानून परमानेंट रहता है। कानून को इन्फोर्स करने वाली नौकरशाही होती है, कानून को इन्फोर्स करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है, बनाने वाली पॉलिटिशियन होता है। सो बनाने वाला इतना स्थायी नहीं है, एग्जीक्यूट करने वाला ज्यादा स्थायी है। लेकिन दोनों का रोल बड़ा अहम है, एक बनाता है और एक एग्जीक्यूट करता है, और एक बनाने वाला भी इन्फ्लुएंस करता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिशियन पर, कि वो भी बताता है कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। सो दोनों का अपना अहम रोल है, इसीलिए दोनों मिलकर काम करते हैं।
किरण जी, हम लोग कुछ हॉस्टल्स चला रहे हैं यूपीएससी के लिए। जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करना चाहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो इसी तरह राजनीति में करियर बनाने की इच्छुक यंग वुमेन को आप क्या सलाह देने चाहेंगी? जो भी महिला, मैं समझती हूँ, राजनीति में आना चाहती है और अगर गांव में है तो वो भी छवि जैसे बने, वो भी गांव में जाए और गांव में पहले पंच बने, फिर सरपंच बने। सीधा ही ना सोचे कि मैं एमपी बनूं, सीधा ही ना जाए एमएलए पे। I think she should begin at the grassroots and adopt work with the village or become a very good NGO, जिसमें एनजीओ में समाज सेवा शुरू हो जाती है। तो वो भी उसको पता चल जाता है क्या मेरे मन सेवा में है, मैं क्या निस्वार्थ सेवा कर सकती हूँ, कम साधनों में भी मैं लोगों की 24 घंटे कर सकती हूँ। तो मैं समझती हूँ वो अपने आप को जानना जरूरी है। तो अगर राजनीति है तो फिर सरपंच से शुरू करे या पंच से शुरू करे। किरण जी, एक क्वेश्चन अभी अभी व्हाट्सएप के माध्यम से एक बहन ने भेजा है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? महिलाओं का क्या बढ़ाने के लिए? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। लुक्स लाइक हम लोग कुछ ज्यादा हिंदी बोलते हैं। बहुत पक्की हिंदी बोलते हो। रिप्रेजेंटेशन आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जी, जबकि मैं नेपाल में हूँ। जी हाँ, नेपाल में तो नेपाल इज हिंदू बेटी तो हिंदुस्तान की है, बेटी तो आप हिंदुस्तान की है गिरजा जी। हिंदू किंगडम। मेरा प्रश्न है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की क्या नीड है? अरे नीड, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। तो कैसे हर जगह उसकी नीड है, उसकी हर जगह नीड है। और मैं कहती हूँ पर अगर उसकी वो अपनी लीडरशिप दिखाने लग जाए कल्चर में, सोशल में, रिलीजियस में, एक नई दिशा दे सकती कंट्री को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि कल्चरल रोल उसका बड़ा नेचुरल है, सामाजिक रोल बड़ा नेचुरल है और उसकी नेचुरल नेचर भी है। उसकी नेचर के अनुसार कल्चर भी है, सोशल भी है। और प्रशासन में आने से वो नीति में भी आने लग जाएगी और फिर लार्जर गुड देश का को दिशा देने लग जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम लोग सोशल और कल्चरल सिस्टम में चेंज ला पाए तो हम लोग शायद देश को दिशा देने लायक भी बन जाए। क्या आपको लगता है, एक और क्वेश्चन अभी अभी आया है, कि महिलाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ विकास के लिए राजनीतिक नीतियों में क्या सुधार किया जाना चाहिए? जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म बहुत सख्त जरूरी है। हमें जल्दी न्याय मिले जी। सिर्फ न्याय पंचायत, महिला कोर्ट्स, मैं समझती हूँ ग्रास रूट जुडिशरी को हमको लाना पड़ेगा जहां न्याय जल्दी मिल सके। म्युनिसिपल कोर्ट्स जहां न्याय जल्दी मिल सके। ज्यादा जरूरत इस वक्त अर्ली जस्टिस का है। जी। एक क्वेश्चन हमारी टीम की तरफ से आया है। मेरा टीम का एक ग्रुप बना हुआ है। वो बोल रहे हैं, गिरिजा जी क्या सीरियस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो? किरण जी जब हमारे साथ हैं और इतने सालों का आपका करियर है, बहुत बार बहुत सी सिचुएशंस बनी होंगी। जैसे मैं एज अ मीन्स, अब मैं बोलूंगी तो अजीब लगेगा, बट एज अ चाइल्ड मैं जब इंडिया में थी तो मैंने एक बार सुना था, वो जो अभी अभी जिक्र भी किया राजश्री जी ने आपका इंट्रो पढ़ते वक्त, कि आपने पीएम की भी टिकट काट दी थी। तो ऐसी बहुत सारी रोचक चीजें रही होंगी। कोई संस्मरण जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, कोई बात, कोई किस्सा जो आप हमें बताना चाहें? मैं अपने आप को स्पॉटलाइट से हटाऊंगी बिकॉज आई रियली वांट टू सी योर एक्सप्रेशन नाउ, हाउ यू विल रिएक्ट टू दिस क्वेश्चन। नो, वेरी सिंपल। मैं आपको बता दूं, महिलाएं दो कैटेगरी में हैं, या डरपोक या निडर। बीच वाला कोई नहीं है। विमेन जो है वो बिल्कुल निडर भी होती है और डरपोक भी होती है। मैं उस कैटेगरी में थी जो निडर थी, इसलिए मैं किसी से डरती नहीं थी, कोई भी ओहदे से नहीं डरती थी। तो इसलिए जब मेरी ट्रैफिक पुलिस काम करती थी
उन दिनों में, तो उनको एक ही रूल बताया था कि मेरे पास मत आना ऑर्डर लेने, आप कानून का पालन करवाओ। और अगर आप कानून का पालन नहीं कराओगे डर के मारे कि वो कोई कौन है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरे पास मत आना। तो इसलिए मैंने उनको एक ब्लैंकेट डायरेक्शन दी थी अपनी सारी ट्रैफिक पुलिस यूनिट को कि कोई भी हो ट्रैफिक का उल्लंघन करने में आपने उसको नहीं छोड़ना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, आपने नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर क्षमा करनी है तो उसको क्षमा करना जो कमजोर है, गरीब है या अनजान है, उसको करना या माफी मांगता है। लेकिन अगर कोई आंख दिखाता है तो उसको नहीं छोड़ना। अगर वो सोचे कि वो तुमसे ज्यादा है तो फिर उनको दिखाना कानून तुमसे ऊपर है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी भी गाड़ी की भी चालान हो गया। आपको क्रेन बेदी भी कहा जाता था, क्या किस्सा था इसके पीछे? वो क्रेन से ही उठी थी गाड़ी। किसकी क्रेन उठवाई आपने, किसकी गाड़ी उठवाई कि आपको क्रेन बेदी कह दिया? सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं, बहुत सारे सीबीआई डायरेक्टर की भी उठी थी जी, मेरे रिश्तेदारों की भी उठी थी। क्योंकि उस वक्त बड़े प्रचलित सी चीज थी ये कि क्रेन बेदी कहा जाता है। एक प्रश्न के लिए मेरे पास फोन आ रहा है, लेट मी सी इफ आई कैन आस्क हर दिस, गिव मी। किरण जी लड्ढा दिल्ली से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं, मैं उनको स्पॉटलाइट पे देने का आग्रह करूंगी। भाग्यश्री जी, जी किरण जी आप अपना प्रश्न करें। धन्यवाद गिरिजा जी। नमस्ते डॉक्टर किरण बेदी जी। अभी कुछ दिन पहले मैं किरण बेदी जी के साथ में एक प्रोग्राम में थी दिल्ली में, ज्ञान शांति स्कूल में हम लोग साथ थे उनके स्पोर्ट्स मीट में। और उस समय आपने बताया था कि बच्चों को जीनियस बनाने के लिए स्पोर्ट्स किस तरह जरूरी है। मैं आज ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी तक राजनीति का और ये सब चीजें तो बहुत हो गई, लेकिन देखिए हम महिलाओं का संगठन, और इसमें बहुत कम महिलाएं ऐसी होगी जो राजनीति में जाएगी, लेकिन अपने घर में बहुत अच्छे से क्योंकि अपने बच्चों को पालना हर महिला ने बहुत अच्छे से संकल्प लिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पालती है उनको। और कम से कम अपने घर के बच्चों को जीनियस बनाने के लिए वो एक टिप आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि उस समय आपने दिया था। और मैं चाहूंगी कि वहाँ मतलब उनको किस तरह हाई एजुकेटेड, मतलब खाली हाई एजुकेटेड नहीं बनाना है, और भी उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि फिर उनमें से कोई एक किरण बेदी निकले, कोई उनमें से किरण दीप्ति माहेश्वरी निकले, कोई उनमें से छवि राजावत निकले। तो वो टिप आप हमारी महिलाओं को जरूर दीजिए, तो अपने बच्चों को वैसा बनाए, अपनी बेटियों को वैसा बनाए। जी, पहली बात तो है कि पुत्र और पुत्री में अंतर मत लगाना, कभी मत। दोनों बच्चों को बराबर, दोनों जेंडर्स को बराबर, सब कुछ उनकी अपब्रिंगिंग बराबर करना। जब आप बराबर करोगे, दोनों को घर के काम को भी सिखाओ, दोनों को खिलाओ भी, दोनों को पढ़ाओ भी, और दोनों को सपना भी दो कि तुमने काबिल इंसान बनना है। उसके बाद शादी की बातें पहले मत करने लग जाओ। लड़की की शादी और लड़की का दहेज और लड़के के लिए वो नहीं, जस्ट ब्रिंग अप गर्ल्स एंड बॉयज ऑन द सेम वे। अच्छा स्कूल सेम गेम्स, और रूल्स भी दोनों के लिए बराबर। अगर कहा गया कि घर 8 बजे 9 बजे तक आना है, तो वो लड़की और लड़के के लिए बराबर। अगर खर्चा है पैसे का, दोनों के लिए बराबर। पॉकेट मनी है तो दोनों के लिए बराबर। गेम्स खेलनी है तो दोनों के लिए बराबर। जब आप और घर में मदद करनी है तो दोनों के लिए बराबर। जब आप इक्वली अपने बच्चों को, लड़की और लड़के को ग्रो करोगे, तो आपकी लड़की कोई मजाल है कि लायक ना बने, इक्वली ना लायक बने, और लड़का भी लायक बने। लड़का भी जिम्मेवार बनेगा, लड़की बहादुर बनेगी। लड़की भी इंडिपेंडेंट बनेगी, लड़का भी रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तो आपको कल को रिस्पॉन्सिबल दामाद आएगा, या एक बहादुर लायक पढ़ी लिखी बहू आएगी। सिमिलरली आप भी दूसरे घर में एक ऐसा अपना बेटा दोगे। सो मैं समझती हूँ समाज को बराबरी में ग्रूम करना मदर के हाथ में सबसे ज्यादा है।
एक महिला के रूप में आपको नर्चर करने का जो मौका मिलता है, उस मौके को ना गंवाए। ये आज की सबसे खूबसूरत टिप है कि आपने एक महिला के रूप में जन्म लिया और आप एक संगठन के साथ जुड़कर जब आप ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किरण जी, मैं इस बात से आपकी ये सीख लेना चाहूंगी कि हम अगर इस बात को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें थ्रू आर चैनल, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह ग्रास रूट तक काम करते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट तो नहीं होता, बट अपनी कम्युनिटी में एटलीस्ट हम ये सिखाएं कि हम लोग जब बेटे को पढ़ाने की बात करते हैं तो बेटी को भी पढ़ाना है। बेटी के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरी बिटिया को मैं मेडिकल पढ़ाने का जब सोची, वो पढ़ना चाहती थी, नॉट मैंने सोचा, मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी, बट लेकिन घर में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि जब इमरजेंसीज आएंगी तो हाउ इज शी गोइंग टू डील विद। तो ये जो हम लोगों के यहाँ जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी महिला को दोनों चीजें मैनेज करने कहा जाता है कि तुम घर और बाहर दोनों को बराबर मैनेज करो, डबल टाइमिंग करो। जैसे इन्होंने अभी इस प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न रखा था दीप्ति जी ने कि आप इस तरह के क्वेश्चंस महिलाओं से ही क्यों पूछते हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो, सामंजस्य कैसे बिठाते हो, जेंट्स से तो कोई नहीं पूछता। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी भी उसको बार बार ये पूछा जाता है कि तुम गायनी मत लेना, इमरजेंसीज बहुत आएगी, तुम ऑप्थल ले लो, तुम डर्मा ले लो ताकि कोई इमरजेंसी नहीं आए। तो ये क्या है? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंशिएटेड है। आपने उसकी जो बुनियाद है डिफरेंशिएटेड है। अगर आपकी बुनियाद इक्वल होती तो वो ये प्रश्न आता ही नहीं। नहीं, आपने वो नहीं पूछती किरण जी, दूसरे लोग सजेशन देते हैं सामने से चला चला के, क्यों? मैं ये कह रही हूँ कि जब घर का काम करना है तो लड़के को भी शामिल करो। घर का हाथ बटाना है तो घर का, मान लो सब्जी काट है तो तू बर्तन साफ कर मम्मी के लिए, तो कपड़े प्रेस कर या दो। मुझे पता है घर में हेल्प है हमारे पास, लेकिन और बहुत सारे काम होते हैं जो हम माँ का हाथ बटा सकते बच्चे, तो वो उसमें लड़की को ही करते हो, लड़के को छोड़ देते हो। और लड़का सोचता है कि मेरे लिए तो दूसरी मेरी बहन करेगी। वाई, तुम बहन के लिए करो, बहन भाई के लिए करे। जब आप उसकी इक्वल ग्रो करते हो तो फिर लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस बाद में भी इक्वल आ जाता है, क्योंकि वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन देता है घर को मैनेज में। तो क्योंकि कल को लड़की ने भी कमाना है, लड़के ने भी कमाना है, दोनों ने पेरेंट्स भी बनना है, दोनों ने मिलके फिर घर चलाना है, ना कि वो काम भी करे, आकर घर का भी देखे, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखे और सब कुछ वही करे। तो मेरा ख्याल है ये जो लॉपसाइडेड अपब्रिंगिंग है ये उसका कारण है। इसलिए अभी से लोग इक्वल ग्रो कराओ, इक्वली कंट्रीब्यूट कराओ। एक दिन बोलो भाई तू दाल बनाएगा, मुझे दाल बनानी नहीं आती, आओ मैं तुझे सिखाऊं। एक दिन मंडे तू दाल बनाएगा, ट्यूसडे बेटी दाल बनाएगी, दैट फलाना कर। सो मेरा ख्याल है कम से कम उनको कुछ चीजें तो सिखा दो, ताकि वो ये नहीं सोचे ये तो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। सो अपब्रिंगिंग इक्वल जब करोगे तो जब गायनी बने या डॉक्टर बने, इमरजेंसी, क्योंकि मोबिलिटी दोनों को दे दी ना आपने, एक को कंट्रोल्ड करा और एक को अनकंट्रोल्ड। उसको कंट्रोल्ड अपब्रिंगिंग दे के आप कहते हो कि तू काम कर, वो तो कंट्रोल्ड होगी बेचारी। सो अनकंट्रोल्ड नहीं मीन्स बाउंड्रीज में ग्रोथ कराओ। बाउंड्री सबके लिए जरूरी है, लेकिन उन बाउंड्रीज में तो उनको इजाजत दो ना, बाउंड्रीज में तो साफ खुली हवा दो, इक्वल। जी, अक्सर हम लोग, मैं महिला सशक्तिकरण समिति की मेंटोर हूँ काफी समय से। आप घड़ी देख रहे हैं, मुझे पता है आपका समय होने वाला है। लास्ट और फाइनल ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप इसमें मुझे अगर कहीं गलती हो तो करेक्ट कीजिएगा। अक्सर महिला सशक्तिकरण समिति की प्रभारी और मेंटोर के रूप में काम करते हुए मुझे शायद ये 3रा सत्र है, और 3 साल का एक सत्र होता है हमारा, तो लगभग 9वां साल है। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण तो अभी बहुत हो गया। हम लोगों को खाना बनाना भी आता है, बच्चे पैदा करना भी आता है, बच्चों को संभालना भी आता है, और जहां जरूरत पड़ती है कमाना भी आता है। क्यों ना हम अब थोड़ा थोड़ा अपने बेटों का भी सशक्तिकरण करें और उन्हें भी इस लायक बनाएं कि वो भी अपना पर्सनल काम, कमाना आता है, कमाना वो देख देख के सीख भी रहे, पर उनको अपने लिए खाना बनाना भी सीख जाए और अपने बच्चों को बड़ा करना वो भी सीख जाए। क्या ये सही स्टेटमेंट है? गिरजा, बिल्कुल ये सही समय आ गया है। अब हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी लॉपसाइडेड अटेंशन भी रही है,
जितने एनजीओ है, सेव द चाइल्ड, सेव, वो हो गया, सेव द गर्ल, सेव द गर्ल। अब तो मेक द बॉय रिस्पॉन्सिबल की। अब मैं आपको मेरी संस्था नवज्योति इंडिया फाउंडेशन एक कैंपेन चलाती है, उसको कहते हैं गुड बॉय कैंपेन। गुड बॉय कैंपेन, गुड बॉय कैंपेन का मतलब हम अपने बच्चों को गुड बॉयज बनाएं। गुड बॉयज मीन्स बड़ा मदद करता है, बड़ी सेवा करता है, माँ बाप की कदर करता है, मूल्यवान है, और आके घर में मदद भी करता है। गर्ल तो स्ट्रॉन्ग गर्ल कैंपेन। तो जब हम लोग ये बैलेंसिंग करेंगे गुड बॉय कैंपेन, तो गुड बॉय, मैंने गुड बॉय उस एरियाज में शुरू कर दी जहां पर लड़की को छेड़ते थे बहुत सारे। सो उसमें गुड बॉय है कि तू छेड़ेगा नहीं। सो मेरा ख्याल है अब हमारे माँ पेरेंट्स के हाथ में है कि हम अपने लड़कों को भी रिस्पॉन्सिबल बॉयज, फैमिली रिस्पॉन्सिबल बॉयज बनाएंगे। तो जब दोनों बड़े होंगे तो एक कमाऊ भी होंगे और घर को भी मिलकर चलाएंगे, और जो घर में जो उसकी फ्रिक्शन होती है वो खत्म हो जाएगी। तो अब राजा बेटा से गुड बॉय, गुड बेटा बनाने के कैंपेन की तरफ चलें। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आज के इन प्रश्न उत्तरों से या क्वेश्चन आंसर से बहुत सारी महिलाओं की बहुत सारी दुविधाएं दूर होगी, और हुई भी होंगी। आज आप सबके लिए कुछ पंक्तियों के साथ मैं रुखसत होती हूँ। रोक सकती है तू लहरों को, कोशिश करके तो देख। लौटा सकती है तू तूफान को, कोशिश करके तो देख। रोक सकती है तू लहरों को, कोशिश करके तो देख। लौटा सकती है तू तूफान को, कोशिश करके तो देख। ये दुनिया जो शायद नहीं पूछती है तुझे, सीने से लगाएगी एक दिन, कोशिश करके तो देख। क्यों फंसती है संभव असंभव के फेर में, क्यों फंसती है संभव असंभव के फेर में। कर सकती है सब कुछ, कोशिश करके तो देख। किरण जी, आज आपके इस सुंदर बातों के, और इतना मतलब आप जितना फ्रीली हमसे बात कर रहे थे, ऐसे लगा नहीं कि बाहर से कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। ऐसे लग रहा था कि हमारे घर की ही आंटी या मम्मी या चाची या ताई हम लोगों को कुछ अच्छी सारी गाइडेंस दे रही है। तो आपसे मैंने आज ये सीखा कि क्यों फंसता है संभव असंभव के फेर में, कर सकती है सब कुछ, कोशिश करके तो देख। यही आग्रह मैं करूंगी अपनी बहनों से कि हाँ, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, संभव असंभव के फेर में ना पड़े। किरण जी जिस लेवल पे पहुंची हैं, छवि जी जिस लेवल पे पहुंची हैं, दीप्ति जी जिस लेवल पे पहुंची हैं, हम लोग भी वो लेवल अचीव कर सकते हैं। हमें सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच किरण जी फॉर बीइंग हियर। आग्रह करूंगी समिति प्रभारी श्रीमती निर्मला जी मल से कि वे अतिथियों एवं राष्ट्रीय नेतृत्व समेत सभी बहनों का धन्यवाद ज्ञापन करें। समिति प्रभारी श्रीमती निर्मला जी मल। निर्मला जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। जय महेश, आप सभी का सभागार में स्वागत। हृदय में तरंग भर दी आपने, हृदय में तरंग भर दी आपने, विचारों में उमंग भर दी आपने, विचारों में उमंग भर दी आपने। आज के वशिष्ठ वक्ता एवं मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर किरण जी बेदी, दीप्ति जी माहेश्वरी, छवि जी राजावत, राष्ट्रीय महिला संगठन की कामना से इस मंगल शक्ति का आयोजन स्वयं सिद्धा समिति द्वारा किया गया। आपके सहज सरल अनमोल मार्गदर्शन से हमारी अनेकों बहनें इस जीवन क्षेत्र में स्वयं को सिद्ध करेगी। आपके मार्गदर्शन से आशा की किरण विश्वास में बदल गई। हृदय की गहराइयों से आभारी हम आपके। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मंजू जी, महामंत्री ज्योति जी, किरण जी, ममता जी ने हमारी समिति और हम सभी पर विश्वास रखकर यह कार्यक्रम करने का अवसर दिया। आभारी हम आपके। आपके विश्वास को हमने विश्वस्त किया है, ये ईश्वर से प्रार्थना है। स्वयं सिद्धा की पथक प्रदर्शक समिति प्रभारी एवं समस्त आंचलिक एवं प्रादेशिक टीम के सहयोग ने कार्य को सहज और आनंददायी बना दिया। भविष्य में सहयोग का यह भाव और बलवान बने। आभारी हूँ अखिल भारतीय मैथिली महिला संगठन के पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री
और आप सभी बहनों का जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को में पधार कर कार्यक्रम की सफलता में 4 चांद लगाए। राजनीति की इस लौ को आप दोनों प्रदेशों में प्रज्वलित करेगी, यह आपकी कर्मठता बताएगी। धन्यवाद क्या दूं आपको, दे दूं दिल का प्यार, ना चांद की चाहत ना सितारों की फरमाइश, हमेशा आपका साथ मिले, यही है मेरी ख्वाहिश, यही है मेरी ख्वाहिश। पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय उमा महेश। आज तीनों हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी हिंदी क्लास हो गई। छवि जी मुझसे पूछ रहे थे कि आप इतनी ही हिंदी में जवाब दे, नहीं दीप्ति जी पूछ रही थी कि इतनी ही हिंदी में जवाब देना पड़ेगा जितनी हिंदी आप लोग लिखते हैं और बोलते हैं। मैंने कहा आप नॉर्मल इंग्लिश हिंदी मिक्स करके इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। ऐसा मन नहीं कर रहा है कि हम प्रोग्राम को कहीं भी विराम दें, पर लेकिन एक प्रेरणा गीत हम लोगों ने तैयार किया है, अगर आप सब लोग उसे सुनेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी डॉक्टर किरण बेदी, छवि जी एंड दीप्ति जी कि मैंने आपको ये अप्रूव नहीं कराया, भेजा नहीं। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, पर वी वांटेड टू सरप्राइज यू विद दिस प्रेरणा गीत। सो प्लीज इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ एक बार फिर से कि बगैर अप्रूव कराए आपका प्रोटोकॉल में मिस करी हूँ इसके लिए। इस प्लीज नॉट एट ऑल। Yes. Thank you. भाग्यश्री जी आप प्लीज एक बार ये वीडियो शेयर करें। वंडरफुल। विश्व स्वरूपा तू जगदम्बा हो, विश्व स्वरूपा तू जगदम्बा, तुझसे दुनिया हारी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी। जीत लिया धरती अंबर तक हो, जीत लिया धरती अंबर तक, पूर्व कथा जगमानी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी। भानु किरण के जैसे भारत में किरण द्विवेदी, शिक्षा का मोल बताया, अनुशासित रहो ये कहती। निडर वीरांगना रमणी, सेवा को धर्म बताया, है सदाचार नैतिकता, असली पलटन दर्शाया। देश सुरक्षित है ये जब से हो, देश सुरक्षित है ये जब से, हम आड़ तुम्हारी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी। मारवाड़ की भूमि आज धन्य हुई है भारी, किरण दीप्ति मन धर कर वंदन करते नर नारी। उत्कर्ष की गंगा बहाने, सुख दुख में साथ निभाने, नारी सम्मान दिलाने, व्यवसाय प्रक्रिया बढ़ाने, बड़ो भरोसा मोदी जी को हो, सो मोदी जी को, दूजा दीप्ति बाई, मंगल करती आई, मंगल करती आई, मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी। वो ज्ञान सर्वथा उत्तम, जो काम जगत के आए, अपने है ग्राम के वासी, अब कोई नहीं पराए। दादाजी के लक्षण में
सरपंच युवा बन आए, निज उद्यम से ही विकसित कोना कोना कर जाए। छवि सिंह राजावती जी हो, देख छवि सिंह राजावती जी टोंक गांव हर्षाए। विश्वास बंधाए ओ विश्वास बंधाए, मंगल करते आए, हाँ मंगल करते आए। इस संगठन की महिमा मैं गाकर आज सुनाऊं, ये संघ मिलन मंजूसा निष्ठा इनकी मैं बताऊं। ममता लिए अंतस मन में, ज्योति भर जन जीवन में, आशा की किरण अब दमके, विश्वास हृदय में भर के। महिला संगठन करे प्रतिज्ञा हो, महिला संगठन करे प्रतिज्ञा, अब कोई काम न भारी, सबकी है तैयारी हो, सबकी है तैयारी। मंगल शक्ति नारी, हाँ मंगल शक्ति नारी, मंगल शक्ति नारी, हाँ मंगल शक्ति। मेरा आग्रह हमारी टीम के सभी मेंबर्स से, भाग्यश्री जी आप भी शामिल हैं, प्लीज अपने अपने आप को स्पॉटलाइट कीजिए। किरण जी प्लीज लाइट ऑन कीजिए प्लीज। किरण जी मेरे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली बीच में आप खो रहे थे, वो क्योंकि वो मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ बिजली वाले से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं। आज इतनी सुंदर गिरजा जी मैं एक मिनट आंटी जी, एक सेकेंड। छवि जी, भाग्यश्री जी आप अपने आप को भी स्पॉटलाइट करें। मंजू जी को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरी टीम से आप जरूर मिले। कौन ज्योति जी को प्लीज स्पॉटलाइट कर दें भाग्यश्री जी। किरण जी, छवि जी, दीप्ति जी मिलिए। हमारा पूरा जो महिला संगठन है 5 अंचलों में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। तो हमारे साथ पूर्व से है पारुल जी साबू, पश्चिम से है कांचन जी राठी, उत्तर से है राजश्री जी और दक्षिण से है स्वाति जी, मध्यांचल से मनीषा जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम में से एक को शायद स्पॉटलाइट से हटना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी स्पॉटलाइट से हटी हुई हूँ। मैं स्वाति जी आपको, राजश्री जी को हटाती हूँ ताकि हम बाकी लोगों को ले सकें। मंजू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी। मैं चाह रही थी मैं आपको पूरी टीम से मिलाऊं, तो इसलिए मैंने ये चांस लिया। जी मंजू जी। मैं आज जो हमारे बीच में हमारी अतिथि बहनें आई हैं, जो नारी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला शक्ति का प्रतीक है, मैंने जब आज उनके विचार सुने तो मुझे 3 पंक्तियों के रूप में ये बात कहने का मन हो रहा है कि बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, और आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। और जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, तो इतिहास बदल देती है। आज हमारे बीच ऐसी ही महिला सशक्तिकरण की प्रतीक, जिन्होंने वास्तव में इतिहास को बदल दिया है, आपका आगमन हमारे इस अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन के इस कार्यक्रम में जूम प्रांगण में हुआ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल, वो बिजली आपके यहाँ छवि जी चमक रही है, आपने अभी लिखा। ये मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी समिति प्रभारी निर्मला जी बल से, भाग्यश्री जी से जो कंप्यूटर समिति की प्रभारी है राष्ट्रीय। ये हमें पीछे से आज जितनी स्पॉटलाइट करने में मेरी जहां भी गलती होती थी वो पूरा हेल्प करके और आपको स्पॉटलाइट पे ला रही थी। और मध्यांचल से मनीषा जी को मैंने स्पॉटलाइट किया था, वो फिर गायब हो गए हैं, आई एम सॉरी। ज्योति जी राठी मध्यांचल से ही है, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आप ज्योति जी से भी मिले क्वेश्चन पूछने के क्रम में। मनीषा जी आप नमस्ते करेंगे तो आपको भी सब पहचान जाएंगे। मनीषा जी हमारे साथ हैं मध्यांचल से।
तो ये एक सबका सपना था, सबको लग रहा था गिरिजा जी आप तो पर्सनल में भी बात कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं, मुझे देखने जानने का, हम लोगों को कैसे पहचान होगी किरण जी से, छवि जी से, दीप्ति जी से। तो आप लोग प्लीज याद कर लीजिए मेरी इन बहनों को, कहीं भी आपको ये मिले तो आपको इनको पहचानना होगा। Thank you so much. Dr. Kiran Bedi is saying bye-bye to all of us. Bye-bye, Dr. Bedi. Bye-bye, Chavi ji. And bye-bye, Dipti ji. We will get up for Rashtragan now. Bhagyashree ji, please Rashtragan share करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। And I think I'm speaking for my other panelists. I may call you so. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू छवि जी, थैंक यू। भाग्यश्री जी राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी को बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच। किरण जी, जब मैं इनरव्हील में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी तब मैं आपसे मिली हुई हूँ। आज पुनः राष्ट्रीय महिला संगठन की अध्यक्ष के रूप में आपसे इस वर्चुअली फिर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थैंक यू। आपने ऐसे ऑर्गेनाइज किया जैसे आपको इन पर्सन मिल लिया है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है जैसे आपको इन पर्सन मिल लिया। आपका बहुत धन्यवाद गिरिजा जी और सारे माहेश्वरी समाज का धन्यवाद। थैंक यू सो मच किरण जी एंड आई होप आई डिड नॉट डिसअपॉइंट यू एंड मैंने आपको बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस लिखे, उसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, यू आर डन इट एक्सीडिंगली वेल। इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइज, इतनी सारी पार्टिसिपेशन बड़ी रेयर होती है, इतना ब्यूटीफुल फ्लॉलेसली गया है। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक और बहुत धन्यवाद। Thank you so much. It's like a golden crown on my head. Thank you so much. Coming from you, it's a pleasure and also an honor. Thank you. हमारी गिरजा जी उस काबिल है, हमारी गिरजा जी उस काबिल है। मेरे को सामने नजर आ रहा है कि इनसे बेटर मैंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज, इतना सूटेबल और फ्लॉलेसली होना, किसी ने कोई दखल नहीं किया, कोई इंट्रूजन नहीं किया। वेरी क्रेडिटेबल सारे समाज को, सारे पार्टिसिपेंट्स को कंग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू गिरजा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। वंडरफुल, थैंक यू। सुंदर कार्यक्रम लिया गिरजा जी। 3 cheers for जी, 3 cheers for the महिला संगठन and 3 cheers for my team स्वयं सिद्धा समिति। थैंक यू सो मच। मैंने इन लोगों को इतने फोन किए हैं, इतना परेशान किया है, और मुझको जो सबसे ज्यादा वो लग रहा था कि मैं इतना बार बार इनको फोन करती हूँ, कहीं मुझसे नाराज हो जाएंगे, बट आई कैन नॉट हेल्प दैट। दैट्स हाउ आई वर्क। थैंक यू। वो आपकी परफेक्शन थी, वो आपकी परफेक्शन थी, आपका प्यार था अपने संगठन की तरफ, प्यार था। आई वैल्यूड इट। पूरे फुल मार्क्स। थैंक यू। वाकई में गिरजा जी, गिरजा जी आप मेरिट आ गए हो, मेरिट में आ गए गिरजा जी। तारीफ के काबिल हो, तारीफ के काबिल हो। जी धन्यवाद। मैं मीटिंग को क्लोज करना चाहूंगी। एंड फॉर ऑल। ओके, थैंक यू।